बहुत तगड़ी गूंज है सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमृतपाल और आप देख रहे हैं अमृतपाल का पॉडकास्ट। और आज जो हमारे गेस्ट आए हैं इनके बारे में बस इतना कहना चाहूँगा, इन्होंने बस सपना देखा नहीं, सपने को जिया। पहले एक ट्रैप में फंसे, जो अभी आम लोगों का जो ट्रैप है, नौकरी करने का ट्रैप। एक सरकारी नौकरी होने के बावजूद रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपना शौक़ कंटिन्यू किया। आज गंगानगर का वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर, मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर है आहूति, वो चलाते हैं। आज हमारे साथ है दीनानाथ जी। दीनानाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अमृतपाल जी, आपने मेरे को ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हो दीनानाथ जी, कैसी तबीयत? बिल्कुल शानदार हूँ। दीनानाथ जी, थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइए कि एक तो बताइए कि आप कितने साल के हैं जी जी। और आप कैसे जर्नलिज्म में आए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। अमृतपाल जी, एक्चुअली मैं बचपन से एक पत्रकार की गोद में खेला हूँ और मेरे पिताजी थे 1957 में पत्रकार हुआ करते थे, 1957। और उस समय की पत्रकारिता के बारे में मैं बिल्कुल ब्रीफ में बताना चाहूँगा आपको कि उस समय की पत्रकारिता वन मैन शो हुआ करती थी। खुद ही खबर लिखनी होती थी, खुद ही खबर इकट्ठी करनी होती थी, खुद ही प्रूफ रीडिंग करनी होती थी। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि आज की तरह कोई सॉफ्टवेयर नहीं होते थे भी ऑटोमेटिकली अखबार छप गया। एक सिक्के हुआ करते थे जिस पे कै खे गै लिखा होता था। वो सिक्कों को जोड़ जोड़ के अक्षर बनते थे और उन अक्षरों से न्यूज़ प्रिंट होता था। और फ़ोटो भी जो है ना, वो उन्हीं सिक्कों से ढाल के बनाई जाती थी, यानी कि बहुत ही लेबोरियस काम हुआ। मतलब पहले अगर कोई शब्द बनाना है तो पहले वो इकट्ठा करके जैसे हाँ, अक्षर इकट्ठे करके फिर छपता था। जी। फिर प्रूफ चेक कर लेते थे, क्योंकि प्रिंटिंग का तो कुछ होता नहीं था। फिर प्रिंट कर लेते थे। फिर उन अक्षरों को अलग अलग के फिर अलग अलग खाने बना रखे होते थे, उसमें बनाते रखते थे। मतलब काफ़ी मेहनत का काम हुआ करता था। आप कह रहे हो 1947 की बात है ये? 1957 की। 57 की। जी। और उस समय हमारे घर का जो वातावरण था, मेरे पिताजी जब पत्रकारिता में थे तो हमारे घर में 2 कमरे थे। तो एक कमरा तो हमारा बेडरूम समझ लो ये था, और दूसरा कमरा मेरा स्टडी रूम प्लस पापा जी का आहूति का ऑफिस हुआ करता था। ठीक है। तो वो मेरे सामने बैठ के खबरें लिखा करते थे। उसी कमरे में लोग मिलने आया करते थे अपनी समस्या बताने के लिए। तो मेरे को एक शौक़ जागा कि वास्तव में एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जिससे हम इस समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आम जन की हम आवाज़ को बड़ी बखूबी के साथ, ईमानदारी के साथ उठा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, मेरा ये सपना एक लंबे समय तक पर्दे के पीछे छिप के रह गया, क्योंकि मेरे को बैंक की नौकरी मिल गई। बैंक में मैं सीनियर मैनेजर बन गया और सर्विस रूल के हिसाब से मैं किसी भी प्रकार से कोई भी टिप्पणी प्रकाशित नहीं करवा सकता। तो मैं क्या करता, कोई घटना हो जाती तो उसकी खबर लिखता और फिर कागज़ को उसको फाड़ देता। यानी कि एक दिल में तमन्ना थी मैं कुछ लिखूं। और हुआ ये कि इंतज़ार था मेरा कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं पत्रकारिता ही करूंगा। और पत्रकारिता वो करूंगा जो पत्रकारिता 1957 के ज़माने की थी। आपको जान के हैरान होगी, उस समय पत्रकार वास्तव में बेचारे हुआ करते थे, गरीब हुआ करते थे। उनके जहन में सिर्फ आम जन की आवाज़ को उठाने के सिवाय और कुछ नहीं हुआ करता था। बिना किसी पक्षपात के वो प्रशासन से पूरा झगड़ा करते थे और न्याय दिलाने में सबसे आगे रहा करते थे। और सही मायने में वो पत्रकार समाज के लोगों के और ख़ास तौर पे शोषित वर्ग के पैरोकार हुआ करते थे। और मेरा मिशन यही था कि मैं भी कभी वक्त आएगा तो एक ऐसा समाचार पत्र चलाऊँगा जो जनता को समर्पित होगा। और मुझे खुशी है, मेरे पिताजी ने मेरे को आहूति नाम दिया और उस आहूति नाम को मैंने आगे बढ़ाया। और आज स्थिति ये है, आप विश्वास करोगे अमृतपाल जी, कई बार मैं रात को 12 बजे अखबार डालता हूँ ग्रुपों में, तो कई मेरे को फ़ोन करते हैं, सर अखबार जल्दी डाल दिया करो। हमारे एक रिलेटिव हैं बंटी कटारिया जी, उनकी मिसेज का थोड़े दिन पहले फ़ोन आया कि अंकल जी, मैंने बोलो जी, क्या आप अखबार थोड़ा जल्दी नहीं डाल सकते? मैंने क्यों, क्या बात होगी? क्या जी, आपके जो भाई हैं
वो कहते हैं जब आहुति आएगा उसको पढ़ के फिर मैं सोऊंगा, वो तब तक जागते रहते हैं। तो यानी कि कुल मिला के एक तो ये, प्लस मैंने इसके साथ साथ एक जो चैनल चलाया है, और मैं ईश्वर से डर के कहता हूँ, आज गंगानगर में आहुति के दर्शकों नाम की गूंज है, बहुत तगड़ी गूंज कई है। बार मैं रेडी पे कुछ सामान ले रहा होता हूँ कि भाई साहब आप आहुति के दर्शक हो गया। यानी कि मेरा आपका नाम, टैगलाइन बन चुकी है। मेरी पहचान गौन हो चुकी है आज जो है आहुति की है। और मेरा परिवार वाले, मेरी एक बहन है जयपुर में रहती है, वो इतनी खुश है। हालांकि ये मैं सारा खर्चा अपनी जेब से करता हूँ, ना किसी से चंदा मांगता हूँ, ना किसी से विज्ञापन मांगता हूँ। मेरे को अच्छी पेंशन मिलती है, उस पेंशन में से ये अखबार मैं चलाता हूँ। मेरी सिस्टर ये कहती है कि आपने अपने पिता का नाम आज भी जिंदा रखा हुआ है, इससे बड़ी हमारे परिवार के लिए कोई खुशी की बात नहीं है। दीनानाथ जी, थोड़ा सा अपन आपकी लाइफ पे जाते हैं। जब आप छोटे होते, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, आप कितने कितने साल के अभी हो चुके हैं? देखिए मैं 74 क्रॉस कर गया हूँ। अच्छा, 74 क्रॉस कर बिल्कुल। गए हैं। और जब आप बता रहे हैं कि 57 की जब बात है, जब आपके घर पे लोग आते थे समाचार देने या फिर समस्या बताने, तब आप कितने साल के होते थे? मैं उस समय 6ठी या 7वीं में स्टूडेंट हुआ करता था। स्टूडेंट हुआ करते थे। और आपने देखा आपके फादर साहब के पास जब लोग आ रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट जागा कि क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तब से आपको इंटरेस्ट जागा इस चीज़ में? जी 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 जी। तो आपके फादर आपको पत्रकार क्यों नहीं बनाना चाहते थे? क्यों उन्होंने बैंक ही चूज़ किया एज़ कंपेरिजन टू पत्रकार? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, एक बीच में एक हादसा हो गया, मैं हादसा कहूँगा। जैसे मेरे फादर साहब की ड्राफ्टिंग कितनी शानदार थी, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और लीडिंग अखबार का समाचार पत्र था सीमा संदेश और आहुति, दोनों साप्ताहिक हुआ करते थे। और उस समय दैनिक अखबार तो गंगानगर में कोई था ही नहीं, वीकली ट्रेंड हुआ करता था। फादर साहब ने आहुति अखबार को बहुत चमकाया, लेकिन मीन वाइल मैं उसको दुर्घटना कहूँगा, दुर्भाग्य कहूँगा कि मेरे फादर साहब प्रोफेसर केदार के संपर्क में आ गए, उनसे इस कदर प्रभावित हुए कि वो पत्रकारिता भूल गए और केदार जी के साथ जुड़ के समाज की सेवा में लग गए। इसलिए आहुति अखबार जो है ना वो एक बार बंद हो गया। लेकिन मेरे को ये मैसेज था, मैंने कहा मेरे पापा का ये आहुति अखबार जब भी मौका लगेगा मैं दोबारा चला के दिखाऊंगा, और मैंने वो करके दिखाया है। दीनानाथ जी, अखबार जो आप बता रहे हैं, तो ये कब से कब तक चला? शुरुआत कब हुई थी अखबार की, आहुति की? नहीं, आहुति 1957 में हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन 1957 का है। अच्छा, 1997 में इसकी बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हुआ हो है, रखा था। रेगुलर अखबार निकला है। और रेगुलर वीकली कब तक चला? जब मतलब कब लास्ट ऐसा था कि कौन सा साल लास्ट था जब उसके बाद केदार जी के पक्ष में आपके फादर साहब 10 साल बाद अखबार बंद हो गया। मतलब 10 साल उन्होंने कंटिन्यू रेगुलर चलाया, रेगुलर और फिर बिल्कुल ही बंद हो गया। बंद। तो सर ये थोड़ा सा मुझे ये बताइए, अपन उस टाइम पे जाने की कोशिश करते हैं। तब आप कह रहे हो गंगानगर में 2 ही अखबार होते थे, एक सीमा संदेश और एक आहुति। नहीं, अखबार और भी हुआ करते थे, यानी कि उस समय गिनती के अखबार हुआ करते थे। मैंने कहा सीमा संदेश का एग्जाम्पल दिया है। ये उस दौर के अखबार है, ये मतलब अखबार तब उस टाइम के 3-4 अखबार हुआ करते थे। लेकिन आज की तरह अखबारों की भीड़ नहीं हुआ करती थी, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि अखबार कम होते थे और लिखने वाले जो पत्रकार हुआ करते थे उनका कुछ अपना करैक्टर हुआ करता था, और प्रशासन के नज़रों में उनकी कोई वर्थ हुआ करती थी, कुछ वैल्यू हुआ करती थी। यानी कि जो समाचार पत्रों में छपता था उस पे प्रशासन गंभीरता से ध्यान देता था। यानी कि किसी अधिकारी के लिए अगर किसी अखबार में ये छप गया कि ये करप्ट है या भ्रष्ट है, तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होती थी। यानी कि उस समय के समाचार पत्र बड़े प्रभावशाली थे आज की तुलना में। तो दीनानाथ जी, 10 साल समाचार पत्र चला, फिर आपने कहा कि प्रोफेसर केदार जी के मुहिम में शामिल हो गए थे। मुझे थोड़ा सा प्रोफेसर केदार जी के बारे में बताइए, क्योंकि आजकल के जो यंग जनरेशन है उनको इतना पुराना इतिहास पता ही नहीं है कि हमारे गंगानगर का क्या इतिहास था। हम पॉलिटिकल जर्नी के बारे में आते हैं गंगानगर की। तो सर, जब हम शुरुआत करते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने से पहले जब पहले चुनाव हुए थे, तो हमारे ज़िले से कौन पहली बार विधायक बना था,
और तब क्या माहौल था, लोग तब क्या मुद्दे थे, किस समस्याओं पे वोट करते थे, क्या मतलब चुनाव में क्या रहता था? देखिए, सबसे पहले गंगानगर में 1957 में मोतीलाल जी चौधरी विधायक बने थे, पहले विधायक। मोतीलाल जी हाँ जी, चौधरी। उसके बाद में देवनाथ जी, वो ये मोतीलाल जी कौन सी पार्टी के थे? ये पार्टी तो शायद कांग्रेस ही थी। ठीक है जी। उसके बाद देवनाथ जी बने थे और उसके बाद में केदार युग चालू हो गया। यू बिलीव इट, 7 बार लगातार चुनाव जीतना कोई मामूली बात नहीं होती। यानी कि 35 साल तक जनता के दिलों पर राज करना कोई मामूली बात नहीं होती। इसके लिए बहुत बड़ी हाइट होती है आदमी की, तभी जनता हर बार उनको चुनती है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि प्रोफेसर केदारनाथ ने लगातार 7 बार अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, जनता के प्रति स्नेह और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए 7 बार उन्होंने चुनाव जीते। और ये केदार जी कांग्रेस से ताल्लुक नहीं रखते थे, जी। कांग्रेस के विरोध में होते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। कांग्रेस के विरोध में खड़े होते थे। और ये उस टाइम की बात है जब कांग्रेस का पूरा दबदबा होता था जी, पूरे जी। देश में, सारी सीटें कांग्रेस के पास जारी होती थी और गंगानगर की एक ऐसी सीट थी जो केदार जी लेके जाते थे। सर, केदार जी का एक व्यक्तित्व अलग ही था। वो कांग्रेसी नहीं माने जाते थे या किसी दूसरी पार्टी के नहीं माने जाते थे। वो समाज के एक सच्चे प्रतिनिधि के रूप में उनकी छवि बनी हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी में भी उनको भयंकर सहयोग मिलता था, अच्छा, गजब का सहयोग मिलता था। मतलब कांग्रेस भी साथ में थी। और बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जीत में कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। क्या बात है सर, ऐसे क्या पर्सनैलिटी में ऐसा क्या था उनकी जो 7 बार लगातार विधायक बन गए? वो देखिए, वो मानवीय गुण जो होते हैं उन्हीं की बात है। वो मैं तो एक शब्द में उनकी बात ख़त्म करना चाहूँगा, वो इंसान के जामे में देवता थे। आप विश्वास नहीं करोगे, आधी रात को भी उनको आप उठा के ये कहोगे कि मेरी ये तकलीफ़ है, तो वो अपनी नींद भूल जाएंगे। आपका दर्द अपना दर्द समझेंगे और जब तक आपके दर्द का निवारण नहीं होगा, चाहे किसी भी स्तर का हो, लोकल स्तर का हो, स्टेट लेवल का हो, सेंटर का हो, जब तक वो निवारण नहीं करेंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। हर शख्स को न्याय दिलाना, हर शख्स की आवाज़ को बुलंद करना उनका पहला और आखिरी लक्ष्य था। आप बता रहे थे आपके फादर साहब केदार जी के साथ जुड़े, तो आपको ये जानकारी है आपके फादर साहब की कैसे मुलाकात हुई थी केदार जी के साथ और कैसे वो प्रभावित हुए थे? क्योंकि एक पत्रकार का एक पूरा अपना काम छोड़कर सिर्फ केदार जी के साथ उनकी जो आंदोलन है उनके साथ जुड़ जाना तो एक बहुत बड़ा टर्न था। तो ऐसा क्या इन्फ्लुएंस देखा आपके फादर साहब ने? आपके फादर साहब को क्या चीज़ अच्छी लगी केदार जी की जो पूरा ही वो जर्नलिज्म छोड़ के केदार जी के साथ आ गए? देखिए, केदार जी का अपना एक व्यक्तित्व था। जैसे बाग में गुलाब का फूल महकता है, उसकी खुशबू अपन महसूस करते हैं, उसी प्रकार हमारे इस इलाके में केदार जी के व्यक्तित्व से हर व्यक्ति प्रभावित था। और मेरे फादर क्योंकि एक जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे, तो उन्होंने उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी कि इनके दिल में, उनके दिमाग में आम जन के प्रति जो है दर्द है और आम जन की पीड़ा को दूर करने का एक जज्बा है। इस चीज़ों से प्रभावित होकर उन्होंने आहुति त्याग के केदार जी का साथ दिया और एक लंबे समय तक साथ किया। और केदार जी के ही सानिध्य में वो 2 बार वार्ड मेंबर भी बने हमारे शहर के, और एक बार कुछ छोटे समय के लिए वो गंगानगर नगर परिषद के चेयरमैन भी बने। ये भी उनको सौभाग्य मिला था। सर, हम अब आपकी जर्नी पे आते हैं कि आपने कहा कि आप बैंक में चल गए, जैसे अखबार बंद हुआ 10 साल बाद। तो ये बताइए कि आपका बैंक का सफ़र कैसा रहा? जैसे आप बैंक में गए, आप भी यंग थे और आपने अधिकतर उम्र आपकी बैंक में निकली है, तो ओवरऑल आपको बैंक कैसा लगता है? बैंक का सफ़र आपका कैसा रहा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फादर साहब केदार जी के साथ जुड़ गए थे और केदार जी खुद फकड़ थे, तो उनके जो सानिध्य में चलेगा वो भी बेचारा फकड़ी होगा। तो घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरा जॉब करना बहुत ज़रूरी हो गया था। सौभाग्य से
मेरे को बैंक का जॉब मिल गया, मैंने जॉब कर लिया। और जॉब के साथ साथ जो मैंने बैंक की नौकरी की है, बड़ी गरिमापूर्ण की है। हमारे बैंक में एक मैनेजमेंट से नेगोशिएशन करने की टीम हुआ करती है, और मैं वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट टीम। हम 4 या 5 आदमी की टीम हुआ करती थी जो नेगोशिएट करते थे एम्प्लॉइज को कौन सा बेनिफिट मैनेजमेंट को देना चाहिए और क्यों नहीं दे रही, इसको लेकर के। यानी कि नौकरी के समय भी मैं बड़ा सक्रिय रहा। सवाल रहा पत्रकारिता का। पत्रकारिता मैं नौकरी में रहकर नहीं कर पाया, नहीं कर सकता था। लेकिन आपको एक बहुत रहस्य की बात बताता हूँ। केदार जी जब आपातकाल लगी गंगानगर में, केदार जी को जोधपुर की जेल में कैद कर दिया गया। और उसी दौरान चुनाव के सिलसिले में राधेश्याम गंगानगर में जो चुनाव में प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, उन्होंने केदार जी के खिलाफ एक रिट दायर कर दी थी कोर्ट में कि इन्होंने गलत हथकंडे अपना करके चुनाव जीता है। उस केस की पूरी पैरवी मेरे फादर ने की, और आपको बताऊं मैं, उसमें मेरा हर प्रकार का योगदान रहा। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने पूरा रिसर्च किया, आपने पूरा उसके अंदर आपने देखा, तन मन और धन से मैंने सहयोग किया। और होता ये था, मेरे फादर के पास कई बार जोधपुर जाके वकील को फीस देने के लिए या जाने आने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मेरे को फ़ोन करते थे, बेटा सैलरी मिल गई? मैं कहा हाँ जी मिल गई। क्या फिर लाओ केदार जी के लिए जोधपुर, मतलब तब भी केदार जी के बिल्कुल समर्पित पूर्ण रूप से। दीनानाथ जी, थोड़ा सा हम इतिहास में जब जाते हैं तो आपने नौकरी शुरू की, तो आपके जो आसपास, क्योंकि आपका पत्रकारिता में रुचि थी तो आप समाचारों में भी ध्यान रखते होंगे, तो आपके आसपास क्या माहौल हो रहा था, कैसे शहर बदल रहा था? क्योंकि केदार जी का एक दौर चला, केदार जी का दौर ख़त्म हुआ, बाऊ जी का दौर आया, राधेश्याम गंगानगर आए, तो आपको जो ये चेंज दिख रहा था, जो राधेश्याम गंगानगर आया, केदार जी, क्योंकि उन्होंने कभी केदार जी को हराया नहीं, राधेश्याम गंगानगर ने कभी भी, केदार जी कहते हैं कि हारे नहीं हैं, कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं। तो राधेश्याम गंगानगर का जब दौर आया तो क्या फ़र्क दिखा आपको केदार जी और राधेश्याम गंगानगर के दौर में? देखिए, दोनों के अलग अलग कल्चर थे। राधेश्याम गंगानगर कांग्रेस कल्चर के थे, और कांग्रेस पार्टी जो है ना, आम जन में किसी हद तक सेठों की पार्टी मानी जाती है। केदार जी जो थे वो नॉन कांग्रेसी हुआ करते थे, और ये धरातल से जुड़े हुए मजदूरों के नेता कहलाते थे। इन दोनों का रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग था। लेकिन राधेश्याम जी ने चुनाव जीतने के बाद केदार जी के पद चिन्हों पे चढ़ कर के अपनी तस्वीर बदली, और यही कारण रहा कि वो 3 बार गंगानगर के विधायक चुने गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी, तब आप कह रहे हैं कि गंगानगर में सेठों की पार्टी बोला जाता है, जैसे अभी लोग कहते हैं बीजेपी है, जो जी बीजेपी लोग कहते हैं कि ये वन ऑफ द कैपिटलिस्ट पार्टी है, बीजेपी सेठों की पार्टी है, और कांग्रेस को अब कह रहे हैं कि गरीबों की पार्टी है। तब आप ये कह रहे हैं कि बाऊजी का रहन सहन थोड़ा सा वैसा था, और उन्होंने वो वाला पैटर्न ही अपनाया जो केदार जी आम जनता के पास गए, और उन्होंने फिर लगातार 3 बार वो भी विधायक बने। तो उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा, बाऊजी का कार्यकाल? राधेश्याम जी का, देखिए, राधेश्याम जी के सामने एक लक्ष्य था कि मैंने केदार जी को ओवरटेक करना है, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रखते थे, जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है। और केदार जी जो थे वो इंडिविजुअल पॉलिटिक्स करते थे, मतलब जैसे आपका दर्द है, इनका दर्द है। और उस समय एक विकास की कोई बात भी इतनी गंभीरता से लोग नहीं लेते थे, भी हमारे यहाँ ये बने, वो बने, ये हो, वो हो। एक अच्छा हमारा लीडर हो, इतने में ही जनता को संतोष हुआ करता था। जब राधेश्याम गंगानगर बने तो 2 बढ़िया बातें हुई। एक तो ये बात हुई कि उन्होंने ये नोट किया भी केदार जी 7 बार चुनाव तो ज़रूर जीते हैं, मगर उनके बारे में एक सवाल लोग उठाते हैं कि इन्होंने विकास नहीं करवाया अपने क्षेत्र का।
तो अगर मैं केदार बन जाऊं प्लस अपनी मानसिकता इस शहर की डेवलपमेंट में लगा दूं तो मैं केदार को सुपरसीड कर जाऊंगा। इस भावना के साथ उन्होंने लक्ष्य बनाया कि गंगानगर का विकास मैंने करवाना है। और ये संयोग था कि उस समय नगर विकास न्यास में राधेश्याम जी एमएलए होने के साथ साथ नगर विकास न्यास के चेयरमैन भी बन गए। तो नगर विकास न्यास के पास उस समय ज़बरदस्त प्लानिंग थी और ज़बरदस्त बजट थे, जिनका ये परिणाम है कि आज जवाहर नगर देखते हो, मीरा नगर देखते हो, ये सारी जितनी कॉलोनियाँ हैं, जितने भी हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट बने हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, बड़े बड़े पार्क बने हैं, ये सारे राधे श्याम के कार्यकाल की देन है। उनके दिमाग का विजन है और उनका जो दिमाग था वो इतना प्रोग्रेसिव था कि उनकी कल्पना ये थी कि मैं गंगानगर को चंडीगढ़ का बच्चा बन के दिखाऊंगा। लेकिन किन्हीं कारणों से ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। लेकिन जितना भी उन्होंने गंगानगर के लिए किया बाकी जनप्रतिनिधियों की तुलना में बहुत बेहतर रहा। दीनानाथ जी, आप बता रहे थे कि शहर का विकास बाबूजी के टाइम पे आपने कहा कि यूआईटी के पास बढ़िया पैसा आया था, बजट आया था और तब भी जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड ये सब बने। तो शहर बसता कहाँ था? जब बसता कहाँ पे था शहर असली? जैसे अभी तो कहते हैं कि सुखाड़े सर्किल और अब तो रिद्धि सिद्धि तक शहर जा रहा है, तब शहर मेन शहर कहाँ पे हुआ करता था? लोग कहाँ रहते थे? मेन ढांचा शहर का कैसा होता था? देखिए, ये शहर जो है, आप गोल बाज़ार से अगर सीधा आओ तो एक मस्जिद आती है, वहाँ पर आके रुक जाता था ये। उसके आगे खेत चालू हो जाते थे और आप कल्पना नहीं करोगे, एक एक मकान में 20-20 परिवार के सदस्य रहते थे और उनके दिमाग में कभी कल्पना ही नहीं थी कि हमारा अपना मकान बनेगा। जवाहर नगर में जो भी प्लाट कटे हैं, मैं सबसे बड़ी बात आपको कहता हूँ, वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित रेट पे कटे हैं। जबकि आज जो प्राइवेट कॉलोनियों में जो प्लाट हैं 50-50 लाख के, 60-60 लाख के, कौन खरीद सकता है? वो सस्ते मूल्य में गरीबों को हज़ारों की संख्या में प्लाट मिले और जिसके कारण जो बेघर वाले थे वो आज भी राधेश्याम गंगानगर को याद करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो मस्जिद थी, मस्जिद के बाहर कोई शहर नहीं था? खेत थे वो तो उसके बाद कॉलोनीज उसके बाद इधर आप गौशाला हुआ करती थी बस। और गौशाला में भी पूरा पानी का वो तालाब हुआ करता था। ये बताइए दीनानाथ जी, आप बता रहे थे इमरजेंसी की बात बता रहे थे, आपातकाल की बात बता रहे थे। इंदिरा गांधी का समय था, आपातकाल लगी थी और पूरे देश में तो लिखा जा इतिहास ही है आपातकाल एक। तो हमारे शहर में आपातकाल का क्या असर था, क्या माहौल था? आप क्या कर रहे थे जब आपको पता चला आपातकाल लग गई है? और आपको क्या जानकारी थी कि आपातकाल क्या चीज़ होती है? क्या आपने पढ़ा था इसके बारे में? और जब लगी थी तो शहर की क्या सिचुएशन थी? देखिए, जहाँ तक मेरी भूमिका का सवाल है, मैं उस समय बैंक जॉब में था, मेरी कुछ सीमाएं थी। लेकिन आपको ये बताते हुए मेरे को खुशी होती है कि गंगानगर के जितने भी कामरेड थे, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, उनके लिए मेरा घर शरण स्थल हुआ करता था। और जहाँ तक हो सकता था, अधिकारी होने के बावजूद जहाँ तक हो सकता था, मैं जितना यथासंभव उनको सहयोग करता था। और कई बार तो ऐसा होता था, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, मेरे को बनवाली छोड़ के आओ, वहाँ से गाड़ी पकड़ूंगा मैं, मेरे को वहाँ छोड़ के आओ, वहाँ से गाड़ी पकड़ूंगा। ये सेवाएं मैं बड़ी खुशी करता था। तो आपको डर नहीं लगता था कि आपकी तो नौकरी चल रही है और आपातकाल के वक्त आप कामरेडों के साथ घूम रहे हैं? देखिए, डर उनको लगता है जिनके जहन में दूसरे ख्याल हों। हम तो शुरू से ही एंटी कांग्रेस नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम ये तो कहेंगे कि सरकार की आपातकाल लगाने की प्रतिवर्ती से बेहद दुखी थे, क्योंकि चारों तरफ से लोकतंत्र का हश्र हो चुका था। लोगों को बोलना बंद कर दिया था, समाचार पत्रों को कुछ लिखना बंद कर दिया था, पूरी रूप से देश को गुलामी की जंजीरों में बांध दिया था। तो ये हमारी भावना थी। तो ऐसे लोग जो संघर्ष करते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि आपातकाल के टाइम पे
मेरे घर पे स्टोव पे गूंद बना करती थी और पंपलेट लगा के हम सड़कों पे चिपकाया करते थे क्या होता कामरेडों था? के साथ मिलकर। क्या होता था पोस्टर पे? वो कांग्रेस के ये सरकार की इस नीति के विरोध व्यापात क्यों लगाई गई है। आपात इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगाई गई है। लोगों की जो भावनाओं को कुचला जा रहा है, ये उचित नहीं हो रहा है। एक फ्रीडम, हमारी फ्रीडम पे मतलब इतना बड़ा मतलब कुठाराघात किया जा रहा है, ये जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जन जागृति के लिए पम्पलेट छपा करते थे और हम रात को लगाते थे, डर डर के लगाते थे, छिप छिप लगाते थे, अंधेरे में लगाते थे कि पुलिस वाला पकड़े न ले जाए। कितनी गिरफ्तारियां हुई होंगी आपके हिसाब से शहर में? देखिए, गंगानगर में मुख्य रूप से गंगानगर जिले में 40 या 50 गिरफ्तारियां हुई थी मुख्य रूप से। और लगभग कामरेड थे सारे? नहीं, कामरेड नहीं, हर समाज के थे, जिसमें केदारनाथ जी खुद थे जो जोधपुर में जिनको भेजा गया। तब केदारनाथ जी विधायक थे? हैं जी, कब केदारनाथ जी विधायक थे और उनको वो अंदर थे। एक सूरजगढ़ से कन्नीदान सिंह जी पत्रकार हैं, वो भी आपातकाल में गिरफ्तार हुए थे। तो कुल मिला के पूरे देश में वातावरण ये था, और इस वातावरण से लड़ने वाले जांबाज बहुत कम लोग थे, बाकी तो सिर झुका के जी लेते हैं लोग। देवनाथ जी, अब मैं थोड़ा सा आपके जो जीवन में जा रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे देश में हुई है, और उस वक्त मैं स्पेशली मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे शहर में उस वक्त क्या माहौल था। अब जैसे 1971 का बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और आज जैसे हम बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पिछले साल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो लोगों को पहली बार धमाके सुनने को मिले थे, पहली बार ब्लैकआउट देखने को मिला था। तो मैं आपने तो वो देखा है, अच्छे से देखा है कि 1971 का जो बांग्लादेश अलग हुई थी तब हमारा युद्ध हुआ था, और जो पाकिस्तान के साथ लगातार जो युद्ध हुए हैं तब हमारे शहर में क्या माहौल हुआ करता था, क्या लोगों के अंदर भावनाएं हुआ करती थी, क्या जैसे आज के लोग डर रहे होते थे, जैसे अभी अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो लोग डर रहे थे, क्या उस वक्त लोगों के अंदर क्या हौसला हुआ करता था, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो बांग्लादेश की वार हुई है, और बेसिकली अपनी जो लोकेशन है गंगानगर की या गंगानगर ज़िले की या इस बेल्ट की, वो बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हैं, तो हमारा एरिया बहुत सेंसिटिव रहता है। और सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान वाले एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, या गंगानगर का आसपास का एरिया उनका टारगेट होता है। इसी लोगों में एक डर तो होता है। रात को ब्लैकआउट लगा करता था, और आप विश्वास करोगे कि गंगानगर की 60% आबादी जो है ना अपने दूर दराज रिश्तेदारों के यहाँ चली गई थी। अच्छा, शहर ही छोड़ दिया? बिल्कुल, बाजार बिल्कुल सूना हुआ करता था, बिल्कुल सूना। व्यापार बिल्कुल रुका हुआ था, क्योंकि अगर मान लें मेरे पास 5,000 रुपये हैं तो मैंने वो सेफ पॉकेट में रखे हुए हैं, ताकि कल को मेरे को रात को भागना पड़ जाए तो पैसे मेरे खर्च ना करूँ, मैं काम हो जाए। तो कुल मिलाकर के वो वक्त एक ऐसा था, देखो देश के प्रति भावना तो थी, लेकिन घर में जो मुखिया होता था ना, वो ये कहते तुम सेफ जोन में चले जाओ, सेफ हो जाओ। इसलिए लोग 60% के करीब लोग जो है ना वो बाहर चले गए थे। और तब धमाके आपको सुनाई देते थे? धमाके बिल्कुल होते थे जी। रात को ब्लैकआउट होता था, और ये जासूस होते थे पाकिस्तान के, वो रात को कई बार टार्च जगा के लोकेशन बताते थे, यहाँ पर आप बम गिरो। अच्छा, बम गिरो, यहाँ तक होता था। और वो बम गिरते थे, इसे संयोग था महाराणा प्रताप दर्शी को अपने को, कि जो जितने भी बम ब्लास्ट हुए वो गंगानगर के बाहर हुए, आसपास हुए गंगानगर। मतलब जासूस ऐसे करके टॉर्च जलाते थे कि यहाँ पे? बिल्कुल जलाते थे जी, और वहाँ पे बम गिर जाता था। बिल्कुल बम गिरता था। एक हमारे भी सर जासूस हुए थे, रविंद्र कौशिक, आपको जानकारी है उनके बारे में? सर थोड़ा सा बता देता हूँ, लोगों को भी बता देता हूँ। सर गंगानगर का एक लड़का था, एचडी कॉलेज में पढ़ा हुआ लड़का, थिएटर का उनको इंटरेस्ट था, तो सर रो ने उसको नोटिस किया, क्योंकि अपनी बोली है जो, और अपने जो पाकिस्तान की बोली है, आसपास थोड़ा पंजाबी टच है और बोली मिलती थी। रविंद्र कौशिक एचडी कॉलेज के थिएटर के जो आर्टिस्ट थे, वो पाकिस्तान जाते हैं सर एज अ जासूस, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी लड़की से शादी करते हैं, पहले कराची यूनिवर्सिटी में कहीं पे पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की सेना में घुस जाते हैं और पाकिस्तान की सेना में अच्छी पोजीशन ले लेते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि भारत से एक और जासूस गया था, जिसकी वजह से रविंद्र कौशिक पकड़ा गया।
और अपने भी सर गंगानगर का इतिहास है कि ऐसे लोग, ऐसे महान लोग अपने शहर में पैदा हुए हैं और देश का नाम रोशन किया। तो सर 1971 आपने बताया कि पूरा तनावपूर्ण माहौल था, पूरा शहर नेचुरली शांत हो वार गया। वार वार तो तनाव शब्द ही पर्यायवाची है। तनाव तनाव और वार तो एक दूसरे घर में भी वार और सिमिलर तनाव है। होता है। ये बताइए सर, बांग्लादेश अलग हो गया, फिर सिख का खालिस्तान मूवमेंट एक चालू हुआ था, पंजाब में आवाज़ उठी थी कि हमें खालिस्तान मूवमेंट पूरा शुरू हो गया था, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। तो जब वो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था तब हमारा शहर तो बिल्कुल पंजाब से चिपकते हुए, और हमारे अधिकतर आबादी पंजाबी है, तब यहाँ पे क्या माहौल था, कैसे क्या लोग क्या कैसे देख रहे थे इस देखिए, चीज़ को? गंगानगर एरिया की बेल्ट में जो सरदार हैं, इनकी भावना देश के प्रति बहुत ही शानदार है। पहली बात तो कट्टरता नहीं है। खालिस्तान के स्लोगन को समर्थन नहीं दिया उन्होंने, और यही वजह थी कि हमारे इलाके की शांति जो है वो भंग नहीं हुई। और दूसरी बात ये रही कि इस जो पंजाब में जो कुछ हो रहा था, मतलब कहीं बसों से लोगों को उतारा जा रहा था, कत्लेआम हो रहा था, ऐसी घटनाएं हो रही थी, शहर के लोग पूरी तरह से उनको कंडेम करते थे, ये अच्छा नहीं हो रहा है। और जो कर रहे थे उनके प्रति किसी को भी, चाहे वो सिख हो चाहे गैर सिख हो, किसी प्रकार की कोई हमदर्दी थी नहीं। तो सर यहाँ पे भी कर्फ्यू वगैरह लगता था? ये कर्फ्यू घटना तो ऐसी नहीं हुई है। 2-4 बार कोई मामूली रेड टाइप कार्यक्रम हुए हैं, तो पता लगा भी खालिस्तान के लोग इस यहाँ पर आके ठहरे हुए हैं, वो घटनाएं करी हैं। बाकी कर्फ्यू वाले कोई ऐसी बात नहीं हुई। दीननाथ जी, अब थोड़ा सा आपके कहानी पे आते हैं। आपने बताया कि आपने सोचा था कि जब अवती अखबार है हम तब शुरू करेंगे जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो मतलब आपने पूरी बैंक की नौकरी आपने दिमाग में रखा था कि मैं अखबार शुरू करूंगा, आपके दिमाग में था। तो जैसे ही आपने अखबार शुरू किया 2016 में आपकी रिटायरमेंट हुई, तो अखबार ये वीकली से डेली कैसे बन गया? क्योंकि अब तो मुझे रोज़ ही देखता हूँ, रोज़ ही होती है अखबार में पढ़ता हूँ। तो आप कह रहे जो वीकली अखबार था 2016 में, वो डेली कैसे बन गया? इसकी क्या कहानी है? अमृतपाल जी, दरअसल क्या है कि स्टार्टिंग में वीकली अखबार प्रिंट मीडिया में था। हमने स्टार्टिंग में कम से कम 10-15 वीकली एडिशन अवती के प्रिंट मीडिया में निकाले थे, लेकिन बड़ा एक्सपेंसिव था वो। चंदा किसी से मांगना नहीं, विज्ञापन किसी से लेना नहीं, सैद्धांतिक रूप से जो उचित होगा वो लिखेंगे, कोई समझौता नहीं। तो ऐसी स्थिति में जेब से हम अखबार निकाला करते थे। तो प्रिंट मीडिया में अखबार तो छुपा लेते थे हम जेब में से, उसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन करना बड़ा मुश्किल होता था, बांटना। हाकर बड़े अच्छे पैसे मांगते थे। तो आप विश्वास नहीं करोगे, एक पारस सारस्वत हैं ये नित्यवाला के, वो मेरे मतलब सब एडिटर बने थे। और वो और मैं, वो भी आपकी तरह यंग हैं, बड़े डायनेमिक है, आपसे मिलवाऊंगा मैं उनको। वो और मैं क्या करते थे, रात को अखबार छपवाते थे, और सुबह हमने ये मिशन बना रखा था कि पैसों का अभाव है, अखबार घर घर पहुँचाना है अपन ने, तो कोई बात नहीं। सुबह 4 बजे हम साइकिल लेके दफ्तरों में, दुकानों में, नीचे से दरवाज़ों के नीचे से अखबार गिरते थे मतलब। और एक बार तो संयोग हो गया कि ये है ना अपने तपोवन ट्रस्ट, हाँ जी, तो वहाँ पर वो, मैं थोड़ा इधर खड़ा था अंधेरे में, तो पारस जी अखबार गिरने गए वहाँ पे। तो ऊपर उनके ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं जाजड़िया जी, वो ऊपर से देख रहे थे भी कोई चीज़ गिर रहा है कोई। तो उन्होंने ऊपर से आवाज़ मारी कि कौन हो, क्या कर रहे हो? तो पारस बड़ा हम्बल लड़का है, उसने कहा सर अखबार है और हम यहाँ दे के जाना चाहते हैं। कि कोई माने, कोई अखबार चाहिए नहीं चाहिए? तो उसने कहा ये फ्री अखबार है, इसका कोई पैसा नहीं है। तो सर मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अखबार, अगर आपने तो पूरा अखबार में काम किया, तो अखबार की बनने में कितनी कीमत आती है? मतलब कितने रुपए का अखबार बनता है? जैसे अगर हमें 3 रुपए का अखबार मिल रहा है, तो अखबार बनता कितने का है? देखिए, ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, और इस पे अपन चर्चा करेंगे तो कई राज खुलेंगे। हकीकत ये है कि अखबार आज की तारीख में
अमृतपाल जी या दीनानाथ जी प्रिंट मीडिया में तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इस क्षेत्र को पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने कैप्चर कर लिया है। और आप विश्वास नहीं करोगे, देश के जितने भी बड़े अखबार हैं, एक दो अपवादों को छोड़ के सारे किसी ना किसी पूंजीपति के अखबार हैं। और उन्होंने अखबार जो बना रखे हैं, और किस लिए बना रखे हैं? इसलिए बना रखे हैं कि ताकि अखबार के माध्यम से सरकार पर दबाव बना के अपने व्यावसायिक हितों को साधा जाए। और सरकार भी उनको विज्ञापन इसलिए देती है या और सुविधाएं देती है ताकि इलेक्शन के टाइम में वो अखबार हमारे पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये एक ट्रेंड चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है भी, आज हिंदुस्तान की पत्रकारिता किसी हद तक मैं शब्द जोड़ रहा हूँ, पथभ्रष्ट हो चुकी है। बड़ा शब्द ठीक है, ये कड़वा जरूर है, पथभ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि आज पत्रकार जो है वो वास्तव में क्या, आपने कभी गंभीरता से देखा है? आज एक बड़ा उद्योगपति है, उसने एक न्यूज़पेपर चालू कर दिया, उसने अपने नीचे कोई प्रधान संपादक रख लिया, संपादक रख लिया, ब्यूरो चीफ रख लिया, सारे रख लिए, लेकिन सारों की आंखों में पट्टी उसने बांध रखी है, सारों के कान उसने बंद कर रखे हैं। वो वही देखेंगे, वही सुनेंगे जो अखबार का मालिक कहेगा, और मालिक वही कहेगा जिसमें उसके व्यवसायिक हित होंगे। तो अपन बात कर रहे थे रेट की, है जी, रेट की, अखबार का क्या रेट रेट की बात कर रहा हूँ। रेट की बात, प्रिंट मीडिया तो मैंने बात ही कर दी, अपने बस का ही नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से जो है ना, एक अखबार को प्रिंट करने में कम से कम 5 रुपये कॉस्ट करता है और 2 रुपये में बिकता है। तो मतलब नुकसान का सौदा है पूरा, 100% नुकसान का। पर लेकिन तो लोग फिर भी पैसा कमा रहे हैं। पैसा नहीं कमा रहे, पूरा पैसा कमा रहे हैं। और वो सोचने वाली बात है, कैसे कमा रहे हैं पैसा? तो कुछ तो गवर्नमेंट की सपोर्ट है, अच्छे विज्ञापन मिल जाते हैं, कुछ अदर सोर्सेज होते हैं। दीनानाथ जी, आपने कभी नहीं सोचा कि आपको पैसा कमाना है, कि मैं भी मतलब कि अखबार जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, अखबार के थ्रू पैसा कमाऊं और बड़ा पैसा कमा के अपना घर चलाऊं? आपके दिमाग में ऐसी कभी नहीं आई? देखिए, एक्चुअली क्या है, जो बचपन में एक बीज पैदा हो जाता है ना, वो ख़त्म नहीं होता कभी, वो अंकुरित ही होता है। मेरे पिताजी के दौर की पत्रकारिता, मैं सिर्फ उनको क्रेडिट पिताजी को नहीं देता हूँ, उस दौर की जो पत्रकारिता थी, वो बीज मेरे दिमाग में अंकुरित हो गया कि ये पैसा कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए अखबार। और आप मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, इस सच्चाई को बयान कर रहा हूँ कि मेरे को हर 1 तारीख को पेंशन मिलती है, और पेंशन में मैं 25,000 रुपया आहुति को समर्पित करता हूँ। और गंगानगर में दावे के साथ कहता हूँ, खुले बाज़ार में आकर के कोई ये कह दे कि आहुति के नाम पर दीनानाथ चलाना ने कोई विज्ञापन मांगा हो या चंदा मांगा हो, जो सजा कहोगे मेरे को कबूल है, शहर कहोगे तो शहर भी छोड़ दूंगा। क्या बात है सर, मतलब आप 1 रुपया नहीं कमा रहे अखबार से, और बिल्कुल जेब से आप पैसा लगा रहे हो। क्या बात है जेब से। सर, थोड़ा सा आपके लाइफ के बारे में आते हैं कि सर आपने मुझे बताया था आपने पर्सनली, और मैं वो दर्शकों को भी आपकी कहानी सुनवाना चाहता हूँ कि आपने बताया था कि आपका सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ था जब आपकी वाइफ की डेथ हुई थी। तो सर वो थोड़ा सा बताइए कि वो आपने फेज़ कैसे निकाला, और पत्रकारिता ने उसको कैसे आपका इस चीज़ से निकलने में हेल्प की। देखिए अमृतपाल जी, एक दर्दनाक घटना हुई। मेरी धर्मपत्नी का देहांत हो गया, और मैं कई दिनों तक, एक शब्द होता है विक्षिप्त, जैसे बावला टाइप होता है, वैसे हो गया। कमरे में बैठा रहता, गुमसुम बैठा रहता, सोचता रहता। एक दिन आप जैसा कोई एक अच्छा मित्र मेरे पास आया, मेरे को बोला, दीनानाथ जी, इस तरह गुमसुम बैठे रहोगे तो ऊपर वाली आत्मा भी आपको देख के दुखी होगी, और परिवार वाले भी आपको देख के दुखी होंगे, तो क्या आपने सभी को दुखी करना है क्या?
तो मैंने कहा मेरे पास क्या चारा क्या है? कहते रास्ता मैं बताता हूँ। कि जो चले गए हैं, जिन्होंने वापस नहीं आना है, उनको नमन करो। 24 घंटे उन पे ध्यान दे करके अपने वर्तमान जीवन को दुखदाई मत बनाओ, क्योंकि वो ऊपर वाली भी देख रही है कि आप खुशी से जी रहे हो या दुख के साथ जी रहे हो। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? क्या आप अपने आप को इतना व्यस्त कर दो कि उनको याद करने का समय ही ना मिले आपको। हालांकि ये बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये एक कटु सत्य है कि गमों को भुलाने के लिए ये ज़रूरी है। तो मैंने बहुत सोचा क्या करूं मैं। पत्रकारिता मेरा शौक़ था और आज मैं पत्रकारिता में काम करते हुए थकावट इसलिए महसूस नहीं करता हूं। उसका कारण बताता हूं मैं आपको। मैं शाम को 7 बजे से लेके 12 बजे तक स्वयं आहुति को तैयार करने के लिए कोई और दूसरा काम नहीं करता हूं। कभी थकता नहीं हूं मैं। और ना थकने का कारण ये है कि मेरा मिशन ये है, मैं अपने आप को इतना व्यस्त कर लूं ताकि मेरा दूसरी तरफ ध्यान ही ना जाए। कि मतलब आपकी वाइफ की आपको याद ना आए। मैं वाइफ का मान सम्मान कदर सब कुछ है, लेकिन सवाल ये है जो जीवन है उसकी एक परिपाटी है, एक रचना है जो ईश्वर ने तय की है। जिन्होंने जाना है वो चले गए, वो वापस लौट के नहीं आएंगे। इसका कोई औचित्य ही नहीं है कि हम प्रलाप करते रहें, दुखी होते रहें। इतनी ही प्रार्थना करें कि वे जहाँ भी हैं खुश रहें। सर आपने पूरी कहानी बताई। अब हम 2016 के पास आ चुके हैं। 2016 में आपने अखबार शुरू किया। पर सर मैं ना एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो पहले की पत्रकारिता थी, जब आपने शुरू किया, जब आपने आपके फादर साहब जो पत्रकारिता करते थे, तो और आज की जो पत्रकारिता है 2026 की, क्या फ़र्क आया है? कितना चेंज आया है? क्या आपको क्या बदलाव देखने को मिलता है? क्योंकि तब की और अब की पत्रकारिता में तो पूरा बहुत ज़्यादा बदलाव है। आपके हिसाब से क्या बदलाव आया? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया है कि पत्रकारों को लोग आज के दौर में संदेह की नज़र से देखते हैं। खबर जो होती है वो छप गई, वो कितनी निष्पक्ष है इसके बारे में पाठक अलग अलग प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। उस दौर की पत्रकारिता में समाचार पत्र के संपादक, उनकी लेखनी, सभी पर जनता को इस कदर विश्वास होता था कि वो ये कभी सोचते ही नहीं थे कि ये अखबार किसी तथाकथित अपने निज स्वार्थ के लिए कोई चीज़ मैनिपुलेट कर रहा है। तो उस वक्त की जो पत्रकारिता थी वो भी एक विश्वसनीयता थी समाज में। आज की पत्रकारिता की विश्वसनीयता कुछ कम हुई है। ये वक्त का दौर है और यहाँ तक तो लोग कहते हैं पत्रकार बिक जाते हैं। इनमें कितनी सच्चाई है इस पर तो कमेंट्स करना उचित नहीं रहेगा यहाँ पे, लेकिन सच ये है कि पत्रकारों ने भी कुछ अपनी गरिमा को नीचे लाया है। और इसका एक कारण है कि आज ये जो पत्रकारिता है ये मिशन नहीं रही है, ये व्यवसाय बन गई है, प्रोफेशन बन चुकी है। और व्यवसाय के लिए हर प्रकार के समझौते करने पड़ते हैं। ये उस व्यवसाय की मजबूरी हुआ करती है। दीनानाथ जी, सब आपने बात बताई। आपने ये भी बताया कि तब जब आपने वो पत्रकारिता देखी हुई है जब शब्दों को जोड़ जोड़ के एक अक्षर बनाया करते थे और फिर छपता था न्यूज़पेपर, और आज तो पूरा डिजिटल हो रखा है ज़माना, लाइव का ज़माना है। इसमें आगे एक और सुनिए, आप एक और मज़ेदार से बात सुनिए। अखबार रात को छपते छपते 12-1 बज जाते थे। मेरे पिताजी साइकिल पे पीछे बांध के अखबार घर पे लाते थे और हमारे को उठाते थे, मेरे को, मेरी मम्मी को, मेरी सिस्टर को उठाते थे, उठो भैया तैयार हो जाओ। और पूरी पूरी रात बैठ करके हम पहले उनको फोल्ड करते, फिर उनके ऊपर
टिकट लगाते, फिर उनके ऊपर एड्रेस लिखते, फिर 100 के बंडल बनाते और फिर अगले दिन डाकखाने में दे करके आते। ये मेरी ड्यूटी हुआ करती थी। और आपको एक और बात बता दूँ मैं मज़ेदार, कि एक अखबार बनने के बाद, छपने के बाद, कम से कम 4 दिन बाद पाठक के हाथ में जाता था। अच्छा, आज की तरह नहीं तुरंत न्यूज़ बनी और पहुंच गई आप, मतलब 4 दिन लग जाते थे। लेकिन फिर भी अखबार में छपी खबरों में आम जन को पूरी रुचि हुआ करती थी। और उसका एक कारण है, वो कारण ये है कि आज जो समाचार छपते हैं, वो जो मेरा अनुभव है, वो या तो टेबल पे बैठ के बन जाते हैं न्यूज़, या पर्टिकुलर अधिकारी से फीडबैक लेकर के, या प्रेस नोट पे बेस्ड होकर के, या जो प्रेस रिलीज करते हैं विभाग जो करते हैं उनके बेस पे खबरें बनती थी। लेकिन उस वक्त एक एक खबर पत्रकार की व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम होती थी। वो खुद अपने सोर्सेज से एक एक बात को गहराई से जाकर के सत्यता प्रमाणित होने के बाद में छापता था। वो आज की तरह कुछ जल्दबाजी नहीं हुआ करती थी। आज की खबरें जो हैं वो एक मैकेनिकल सिस्टम हो गया है। मतलब अपने प्रेस नोट आएंगे, न्यूज़ बन जाएगी। कोई बात पूछनी है, अधिकारी से पूछ लेंगे, जो अधिकारी बयान देगा उसको छाप देंगे। लेकिन खुद की मेहनत जो है ना, उससे एक अलग ही टेस्ट की न्यूज़ बनती है, जिसको पाठक बहुत पसंद करते हैं। दीनानाथ जी, आपने, अब हम गंगानगर के मुद्दों पे आते हैं। जो आपने बताया कि गंगानगर का विकास राधेश्याम बाबूजी के टाइम पे बहुत हुआ, तो बाबूजी लगातार आते रहे, बीच में सुरेंद्र राठौर आए और उसके बाद वापस बाबूजी आए और लगातार बाबूजी जीतते रहे। अब ये बताइए कि दिक्कत कब आने लगी शहर के विकास की? आज हम बात करें तो शहर का विकास हमें इतना देखने को नहीं मिलता जितना हम एक्सपेक्ट करते थे। जितना हमारे आसपास के हनुमानगढ़ का हम देखें, हनुमानगढ़ में तो हम देखना जाएँ तो अच्छा विकास हुआ है एज़ कम्पेयर टू गंगानगर। तो दिक्कत कहाँ आने लगी? बाबूजी के टाइम पे इतना बढ़िया विकास हुआ था, तो कहाँ से दिक्कत शुरू हुई? और मैं इसमें ये भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ, क्या पॉलिटिक्स में पैसा जब आया, क्योंकि बाबूजी के टाइम तक इतना पैसे का रोल नहीं था, जैसे ही पैसा आया विकास का कार्य रुक गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अमरपाल जी, एक चीज़ तो आप एनालिसिस कीजिए कि राधे श्याम के बाद में जितने भी विधायक आए हैं, कोई रिपीट नहीं हुआ। इसकी वजह जानने की कोशिश कीजिए आप। और जहाँ तक बात है पैसे की, ये पैसे की बीमारी राजनीति में, चुनाव में पैदा करने वाला एक शख्स था BD अग्रवाल। उसने ठान रखी थी कि मेरे को अपनी बेटी को विधायक बनाना है गंगानगर का, और इसके लिए उसने पानी की तरह पैसा बहाया। और उसकी परिणति ये हुई कि आज की राजनीति गंगानगर की पैसे के प्रेशर में दब चुकी है, और लोग ये सोचते हैं कि पैसे के बल पे चुनाव जीते जा सकते हैं, पैसे के बल में चुनाव की दशा और दिशा को बदला जा सकता है। कामिनी जिंदल का चुनाव, उनके मुकाबले में राधेश्याम की हार, अगर मैं वास्तव में कहूँ, कामिनी बहुत बड़ी लेडी थी, लेकिन राधेश्याम की हार की वजह जो थी वो मुख्य रूप से BD अग्रवाल का पैसा था। और दूसरी बात ये कहूँगा मैं आपको, बड़ी मज़ेदार बात रहेगी आपके लिए। एक भावना पैदा हो गई कामिनी के बाद में, एक मैसेज चला गया कि दोबारा पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। एक मैसेज ये आ गया। दूसरा मैसेज ये आ गया कि पार्टी ने टिकट दे दी तो जीत जाएंगे, नहीं तो घर बैठ जाएंगे। यानी कि जो नेता, जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि जनता के आशीर्वाद से जीता करते थे, वो जयपुर में, दिल्ली में अपनी पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के
तलवे चाट करके टिकटें लाने में अपनी सारी ताकत लगाने लग गए। मतलब जनता के पास नहीं जाते, अब ऊपर ही जाते जनता हैं। की उनको कोई चिंता ही नहीं है। उनको तो ये है भी अगर मेरे को बीजेपी की टिकट मिल गई तो बल्ले बल्ले, कांग्रेस वाले को मेरे को कांग्रेस की टिकट मिल गई तो बल्ले बल्ले है। और टिकट कौन देगा? ऊपर बैठा आका देगा। जनता का क्या रोल है उसमें? जनता तो क्या है, दो प्रकार की मानसिकताएं हैं, एक कांग्रेस मानसिकता है, एक एंटी कांग्रेस मानसिकता है, या बीजेपी मानसिकता है। तो आजकल उनको पता है भी बीजेपी की टिकट ले आऊँ तो बीजेपी के जो वोट हैं मोदी जी के नाम पे मेरे को मिलेंगे मिलेंगे, चाहे वो नया बंदा ही हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसने कुछ नहीं किया हो। जैसे आज मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी गंभीरता से। गंगानगर समस्याओं से ग्रस्त शहर है और गंगानगर में कम से कम 20 नाम मैं अभी आपको गिनवा सकता हूँ जो इंतज़ार करके बैठे हैं कि चुनाव आए, विधायक बन जाए। और मज़े की बात ये है कि आज जन समस्याओं को लेकर के वो कंबल तान के सो रहे हैं और ठीक चुनाव के मौके पर वो जोड़ तोड़ करके टिकट का जुगाड़ बैठाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं अब पैदा हो रहे हैं, इससे हमारा बहुत ही नुकसान हो रहा है, ये मैं कहना चाहूँगा। बात ये भी है कि जनता के पास ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है, कि अगर अब खड़े ही ऐसे चुनाव में ऐसे लोग हो रहे हैं जो बिल्कुल ही इनएक्टिव रहते हैं पूरे कार्यकाल में, और लास्ट में खड़े अब आपको ऑप्शन तो 2-3 ही मिलेंगे, कांग्रेस का मिलेगा, एक बीजेपी का मिलेगा और उसके बाद निर्दलीय मिलेगा, पर देखने को मिलता है कि कोई भी कार्यकाल में एक्टिव नहीं था। तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है सर कि किसको वोट करें। तो ये दुर्भाग्य है अपना, दुर्भाग्य है। यानी कि पहले ये चीज़ नजर रहती थी भी ये कितना बड़ा जनसेवक है, अब जनसेवक की तो बात ही खत्म हो गई। ये तो एक दुर्भाग्य है हमारा भी। आज जो ट्रेंड पैदा हो गया है, दो चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। एक तो ये हुई है पैसा, चुनाव की दशा और दिशा बदलने लग गया है, पहली बात। और दूसरी जो है, जीत जो है या हार जो है वो पार्टी के ऊपर बैठे नेताओं के हाथ में चली गई। टिकट दे दोगे जीत जाएंगे। और ऊपर के नेता क्या है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अपवादों को छोड़ के चापलूसी बहुत पसंद करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक नेताजी ने पार्टी लाइन से हट करके पार्टी के कैंडिडेट के विरुद्ध चुनाव लड़ा, स्थानीय बात कर रहा हूँ मैं, चुनाव लड़ा, पार्टी के साथ गद्दारी की, और उसी नेता ने ऊपर के नेताओं की कृपा से 3 महीने बाद अपनी शर्ट पे टिन्नोपाल लगा लिया और एक बहुत ओहदा पार्टी में हासिल कर लिया। तो ये चीज़ क्या मैसेज देंगी, क्या क्या कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज मिलेगा? भाई आप पार्टी के साथ गद्दारी करो, माफ़ की जा सकती है, बशर्ते कि ऊपर वाले नेताओं की ठंडी निगाह आप पे बनी रहे। तो दीनानाथ जी हम गंगानगर की अब समस्याओं पे आते हैं कि क्या लगता है कि अगर हम एक से लेके रेट करना चाहें कि मुख्य समस्या क्या है, कि सबसे बड़ी समस्या गंगानगर की क्या है, कि दर्शकों को, जो शहर के लोग हैं, उन सब को इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि गंगानगर की समस्या है और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसी क्या क्या समस्या है, सबसे बड़ी से शुरू करते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है गंगानगर की? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो सदियों से चलती आ रही है कि हम पंजाब का आया हुआ पानी नहरों में केमिकल युक्त वो पी रहे हैं और उसके खिलाफ जो है कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। जनता भी चुप है, जनप्रतिनिधि भी चुप है। और दूसरी बात ये है कि हमारी बेल्ट जो है ये किसानी की बेल्ट है। किसानी तभी पनपती है जब उनको पानी मिले। पानी नहीं मिल रहा है किसानों को, और आप कल्पना करो, आप इस एरिए के किसानों को साल में 4 महीने आंदोलन करना पड़ता है पानी के लिए, खाद के लिए, क्योंकि कहते हैं 2200 क्यूसेक पानी की पूरा है, पर मिलता उनको 1200 क्यूसेक ही है और लोगों की फसलें खराब हो जाती है।
ये सर ये कब से समस्या आने लगी है? पहले भी ऐसे पानी की समस्या होती थी जब चल रही है, बाकी की एक्चुअली क्या शुरू है, से चल रही है? बस ये पंजाब को, राजस्थान जो है ना, पंजाब से न्याय नहीं ले पा रहा मतलब, और केंद्र का हस्तक्षेप पता नहीं क्यों नहीं है, ये बात समझ से बाहर की बात है। मतलब पानी को लेकर ऐसी समस्या है कि देखो सर, एक तो पानी को लेकर ये समस्या है कि गंदा पानी आ रहा है, दूसरी पानी की समस्या ये है कि बरसात का पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि पूरा गंगानगर ऐसा लगता है पानी की निकासी की समस्या, पानी की निकासी की समस्या। तीसरा है कि पानी कम आ रहा है पंजाब से, जी जी जी, ये सब पानी को लेकर जी। आ रहा है, तो वो भी गंदा पानी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये मेन समस्या है। सर ये बताइए कि जो पानी की निकासी की समस्या है, ये शहर में पहले भी थी, मतलब जब मतलब कि कब से शुरू आपने देखने को मिला कि बरसात में पूरा पानी इतना बढ़ जाता है कि बंदा तो 2-3 दिन के लिए तो ऐसा होता है कि निकल ही नहीं पाते? ये समस्या तो काफ़ी पुरानी है, और हर बार जो है ना, जो भी आता है चांद सितारे दिखा के अगली बार ये होगा, अगली बार ये होगा, ऐसे टाइम पास हो रहा है। अब की बार भी वही बातें कह रहे हैं कि अगली बार जो है ना, पानी सड़क पे दिखाई नहीं देगा आपको, ये बातें चल रही हैं। अभी तो बरसात आने वाली है, बरसात आने वाली है, और अब देखते बरसात हैं। आने वाली है। शहर के 70% खाले जो है ना, वो गंदगी से लबालब हैं, पानी कैसे निकलेगा? तो सर जयदीप यानी जी ने तो पूरा आंदोलन छेड़ा था कि हम प्लास्टिक बंद करेंगे और आने वाला जो अगला साल होगा उसमें नाले खोलेंगे ताकि पानी की निकासी अच्छे से हो सके। वो आंदोलन का सर क्या हुआ? देखिए बेसिकली पता है क्या है, जयदीप बयानी जी में एक कमी है या कमजोरी है, वो स्लोगन देते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं करते हैं। उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक बैन करने का ऐलान आहुति के चरण पे किया था, और लोगों ने उसका स्वागत किया था। भी बेसिकली क्या है, अगर पॉलीथीन की थैलियाँ बंद हो जाती हैं तो पानी की निकासी की समस्या भी हो जाएगी, और गंदगी, शहर की गंदगी भी दूर हो जाएगी। बड़ा अच्छा स्लोगन था, लेकिन नगर परिषद के जिम्मे ये काम था कि उसको फॉलो अप करे। बाज़ार में जहाँ बिकती हैं वहाँ छापे मारे, पॉलीथीन पकड़े, पॉलीथीन बाहर से आनी बंद कराए, कुछ पुलिस महकमा, कुछ नगर परिषद मिल के वो काम करे। उन्होंने कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे नगर परिषद वालों ने, नगर परिषद वालों ने। मतलब विधायक की बात ही नहीं मानी, विधायक नगर की परिषद। बात नहीं मानी। अगर विधायक की बात को मानते और नगर परिषद और पुलिस डिपार्टमेंट इस चीज़ को गंभीरता से लेते तो आज कुछ और ही स्थिति होनी थी। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। ये अबोहर है पास में, टोटली पॉलीथीन बैन है। ये मैं खुद जाके वहाँ पे देख के आया हूँ। तो वहाँ कोई अलग चीज़ तो सर कैसे देते हैं वो कपड़े के उसमें? वहाँ को पॉसिबल थोड़ा है। नहीं, थैली की एक जगह अलग क्या? अलग जो डिजोल हो जाती है, मतलब वो एक अलग चीज़ की थैलियाँ हैं। सर मैंने पर्सनली ऐसा फील किया है कि अभी जो जैसे बयानी जी का जो कार्यकाल चल रहा है, इससे मुझे प्रशासन और बयानी जी की तालमेल नहीं बैठ रहा। क्योंकि अब जैसे आपने बताया कि नगर परिषद को जिम्मेवारी थी, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि अगर विधायक ने एक स्लोगन दिया, एक मुहिम शुरू की है, तो प्रशासन को उसको आगे बढ़ाना चाहिए था और जो थैलियाँ हैं इसको बंद करवानी चाहिए थी। पर मुझे देखने को मिल रहा है सर, प्रशासन और बयानी जी का तालमेल शायद नहीं बैठ रहा। चाहे अभी 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 डॉक्टर मंजू के साथ उनकी जो बहस थी वो भी बहुत वायरल हुई, और प्रशासन के साथ ऐसा लगता है कि क्योंकि नगर परिषद ही नहीं काम कर रहा विधायक जी के कहने पर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर कि प्रशासन और विधायक जी की क्या इस वक्त बन रही है, क्या नहीं बन रही? देखिए, बयानी जी का जो काम लेने का तरीका जो है ना, बड़ा एग्रेसिव और आक्रामक है, और जो पीछे सपोर्ट होनी चाहिए, जो स्टेट लेवल की राजनीति की सपोर्ट होनी चाहिए, वो शायद उनको नहीं मिल रही है। अदरवाइज प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि विधायक कोई बात कहे और उसकी बात को वो टाल दे। मैं आपको ये पॉलिथीन के बाद में एक और बात जोड़ता हूँ। आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर अभियान चलाया, और आप मेरे साथ थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपन देख के आए थे, आप भी गवाह हो उस बात के। बंद पड़ा है काम, बिल्कुल ही बंद पड़ा है। कितना महत्वपूर्ण मुद्दा था और बड़े जोर शोर से बयानी जी ने चलाया था, और आज नगर परिषद की मतलब उदासीनता के कारण वो काम बंद सर पड़ा मुझे है। तो ऐसा लग रहा है नगर परिषद तो फेल है फिर सर, मतलब कोई भी आप काम खुद देख के आए हो, आप खुद देख के आए हो। क्योंकि और ये सर ये मुद्दा भी इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि 100 फुट रोड पर 100 फुट रोड पर नहीं, जसर सिंह मार्ग पर एक युवक की मृत्यु हो गई थी, जिसमें बुलेट पे युवक जा रहा था और सामने कुत्ता आया
और जसल सिंह मार्ग पे तब तो रोड भी नहीं बनी हुई थी और उसमें बाइक स्लिप हुई और उसकी मृत्यु हुई। और उसके बाद शहरवासियों में आक्रोश आया, लोगों ने थोड़ा रैली निकाल के और फिर एक कहा गया, एक तारीख दी गई कि ये अभियान तब शुरू हो जाएगा। और उसमें एक कमेटी भी बनाई गई जिसमें महेश पेड़ीवाल जी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो सर ये तो बस फिर बातें ही रहेगी, मतलब कि बस एक आश्वासन दे दिया गया शहर को कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं होगा। सब कुछ हो गया, टेंडर निकल गया, बजट की अमाउंट सेटल हो गई, 15 लाख रुपए 25 लाख रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम खर्चा करेंगे, एनजीओ तय हो गया और काम बंद पड़ा हुआ। ये क्या दिखाता है भाई साहब? ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज़? आपके सामने ही है। मतलब नगर परिषद मतलब कि काम नहीं कर रहा ढंग से। सर ये बताइए कि जो टूटी हुई सड़कों के लेकर हम अब बात आती है, टूटी हुई सड़कों पर, कि अभी हाल ही में हादसे हो रहे हैं। अभी सर पदमपुर रोड पर एक व्यक्ति की डेथ हो गई, जिसमें एक सर मुझे तो समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको काम करने का एक्सपीरियंस है। सर 20 सड़क पर उन्होंने एक डेरा लगा रखा है मिट्टी का। सर एक नौजवान व्यक्ति की डेथ होगी उसमें, और इससे पहले भी एक डेथ हुई थी सड़क के कारण। सर मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति अपना काम से जा रहा है घर पर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है, जो बेसिक फैसिलिटी होती है एक आम सिटीज़न की, सड़क की वजह से सर मृत्यु हो रही है। तो सर ये सड़क की समस्या ऐसा क्यों हो रहा है कि सड़क पे इतने खड्डे देखने को मिल रहे हैं, सड़क टूटी हुई देखने को मिल रही है, ऐसा आपके हिसाब से क्यों हो रहा है सर? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊँ कि शहर की सार संभाल के लिए, व्यवस्थित शहर को करने के लिए नगर परिषद और नगर विकास न्यास जिम्मेदार होती है। आज गंगानगर का ये दुर्भाग्य है कि ये दोनों विभाग जो है ना अपने दायित्व से विमुख हो चुके हैं और अपने निज हित की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। थोड़े दिन पहले क्या हुआ, नगर विकास न्यास के आगे एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मेरे को बुला लिया वहाँ। मैंने कभी यहाँ क्या करने आए हो? क्या जी हमारी एक कॉलोनी है पदमपुर रोड पे और वो कॉलोनी अप्रूव्ड है यूआईटी से, और पिछले 15 सालों से वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं जो है ना वो कॉलोनलाइज हमको नहीं दे रहा, जबकि वो बाउंड है, जैसे पानी हो गया, सारी सड़कें, पानी, नालियाँ सारी, जबकि वो एग्रीमेंट है, यूआईटी ने अप्रूव करने से पहले उसकी अंडरटेकिंग ले रखी है। तो क्या जी हम नगर परिषद को पाबंद करने आए हैं? मैंने कहा आपने गलत दरवाजे खड़का लिए है। नगर विकास न्यास में जितने भी अधिकारी बैठे हैं ये तो प्राइवेट कॉलोनियों के हित रक्षक हैं। ये आपको क्या न्याय देंगे? न्याय लेना है तो कलेक्टर के पास जाओ, जो इस नगर विकास न्यास की अध्यक्ष है, वहाँ जाओ ना आप। तो उसके बाद में वहाँ गए, एक मेमोरेंडम दिया है, कोई आश्वासन मिला है। कई बार क्या होता है अपन गलत दरवाजे खटखटा लेते हैं। और मैं बिहानी जी को भी एक बात कहना चाहूँगा कि अगर जब तक नगर परिषद और नगर विकास न्यास को कंट्रोल नहीं करोगे, गंगानगर में सुधार होने वाला नहीं है। ये बताइए सर, जैसा आप बता रहे हैं कि यूआईटी और ये सारे प्राइवेट कॉलोनाइज़र के पक्ष में रहते हैं, तो ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है कि यूआईटी जैसे जो आप किसी टाइम पे, तो सर आपने बताया कि बाबूजी का टाइम था जब लोगों को घर मिले और वो भी सरकारी रेट पे घर मिले, और आज का टाइम है 50-50 लाख रुपए कीमतें हो रखी है प्रॉपर्टी की। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो गंगानगर का प्रॉपर्टी का जो है ना सर, ये इतना जो रेट इनके हाइप हुए हैं, ये बस अफवाहों है या फिर इन्होंने बनाए हुए हैं रेट। असली वैल्यूएशन इतनी थोड़ी होती है सर कि आपने एक कॉलोनी में 50-50 लाख रुपए के सर प्लाट बिक रहे हैं। तो सर इससे तो ये हो रहा है कि आम जनता, जो आम गरीब घर का बंदा है जिसके पास घर नहीं है, तो वो घर कभी ले ही नहीं सकता शहर में। तो सर ऐसा क्या दबाव आ रहा है यूआईटी पर, ऐसा क्या कॉलोनाइज़र इतने हैवी हो रहे हैं कि शहर की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी कि आम लोगों को घर दिलाना, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अब कह रहे हैं सबका घर हर घर पक्का घर होना चाहिए, और उनका तो पूरा एक अभियान भी चल रहा है। तो एक तरफ कॉलोनाइज़र 50-50 लाख रुपए के प्लाट काट रहे हैं। देखिए, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। सरकार अगर कोई कॉलोनी काटती है
तो रीजनेबल रेट पे प्लाट बेघर वालों को अलॉट करती है, और प्राइवेट कॉलोनी वाला को प्लाट काटता है तो अपनी शर्तों पे अपनी कीमत पे प्लॉट बेचता है। दो बातें होगी। अब आप मज़ेदार बात सुनो। आप यहाँ पर एक बुद्ध नगर कॉलोनी बनी, गौतम बुद्ध नगर बन गई जी। उसका विकास जानबूझ के, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आरोप लगा रहा हूँ, यूआईटी इसलिए नहीं कर रही है ताकि पब्लिक में ये मैसेज जाए कि कोई सरकारी कॉलोनी में प्लाट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जानबूझ के हो रहा है, जानबूझ के हो रहा है, एक षड्यंत्र के रूप में हो रहा है। तभी वो खाली और पड़ा है, कई सालों बाद भाई साहब, मैं बताऊं, जब गौतम बुद्ध की इसकी लॉटरी निकली थी ना, लोगों ने खुशियां मनाई थी भाई साहब, इतनी सस्ती कीमत पे प्लाट मिले हमको, और आज पोजीशन ये है वो बेचारे रो रहे हैं। ये तो मतलब सर, ये एक नगर विकास न्यास और कॉलोनाइजर की मिली भगत के सिवाय ये संभव नहीं हो सकता। मैं सवाल एक बात कहता हूँ कि नगर विकास न्यास के पास करोड़ों रुपए का फंड है, वो पैसे भी खर्च कर रही है, तो वहाँ पर पैसा क्यों नहीं लगा रही है? इस कॉलोनी में पैसे लगाते उनको पेट दर्द क्यों हो रहा है? जहाँ पर गरीबों ने अपने मकान बनाने हैं, आज वहाँ पर प्लाटों की जगह पर पानी के तालाब भरे हुए हैं, दुनिया भर का कचरा वहाँ पर गिरा हुआ है, वहाँ पर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, खंभे नहीं है, सड़कें नहीं हैं, तो वहाँ पर मकान कैसे बन सकता है? क्यों दिया था उनको प्लाट? सरकार ने क्यों दिया था प्लाट? मेरा ये सवाल है। अगर ऐसी दुर्दशा करनी थी तो प्लाट देने की जरूरत क्या थी? मतलब सर, मतलब शहर के अंदर कॉलोनाइजर का दबदबा इतना हो चुका है कि अब यूआईटी पूरा कॉलोनाइजर के मतलब ग्रिप में पूरा कब्जे में, तब भी कब्जे में। मतलब तो फिर सर, जो गरीब घर का इंसान है उसका तो सपना ही रह जाएगा। गरीब की चिंता किसको है आज गरीब की चिंता किसको है? और मैं फिर वहाँ पुरानी बात पे आता हूँ, केदार जी के समय गरीब की चिंता हुआ करती थी, ज़ादे शाम के समय गरीब की चिंता हुआ करती थी, उसके बाद ये गरीब की चिंता गौन होकर रह गई है। ये विषय ही नहीं रहा किसी का, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई बड़ा सरकारी ओहदे वाला हो। सर, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और गंगानगर का एक मेन समस्या सर ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार ही नहीं है लोगों के पास। रोज़गार की वजह से लोग नशे में जा रहे हैं, और नशे, युवा ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद या फिर उसको शहर छोड़ना पड़ता है, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, बड़े शहरों में जाना पड़ता है, या फिर उसको दुकान खोलनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, नौकरियां नहीं है। सर, मुझे थोड़ा सा इतिहास बताइए कि सर क्या क्या अफसर आए थे गंगानगर के पास रोज़गार देने के, और क्या हम उस पर क्यों खड़े नहीं उतर पाए? देखिए, गंगानगर ने खोया बहुत कुछ है, पाया कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको शायद ध्यान होगा, अगर आप बचपन की तरफ जाओ तो एक कपड़ा मिल हुआ करती थी यहाँ पे, और कपड़ा मिल उस समय शहर छोटा हुआ करता था, तो 3000 संख्या बहुत बड़ी होती है। 3000 परिवारों को कपड़ा मिल ने रोज़गार दे रखा था, और जब मंथ एंड पे मजदूरों को तनख्वाह मिलती थी, बाज़ार में वो आते थे सामान खरीदने के लिए, तो दुकानदारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, बाज़ार में मेला लग जाता था, दिवाली ऐसा माहौल हो जाता था। कपड़ा मिल चली गई। ये सर कब की बात है, कौन सा साल था? उसके बाद में धागा मिल चली गई, और उसके बाद में यहाँ पर गन्ना मिल थी, शुगर मिल, चीनी मिल थी, शुगर मिल थी, वो चली गई। यानी कि मिला कुछ भी नहीं अपन को, पिछड़ देंगे हम लगातार, नया कोई प्रोजेक्ट आया ही नहीं है। आज गंगानगर का विधायक प्लस गंगानगर का सांसद अगर पूरी विजिलेंस से काम करे तो सरकार की इतनी स्कीमें निकलती हैं, कोई ना कोई स्कीम यहाँ पर जो रोज़गार पैदा कर सकती है, ला सकता है वो। और बात है, यहाँ पर रिको इंडस्ट्री एरिया है, और वहाँ का हाल देख लीजिए अब, क्या दुर्गति है, क्या सुविधा के नाम पे मिल रहा है। तो कुल मिला के डेवलपमेंट नहीं है, और रोज़गार के साधन तो किसी ने सोचे ही नहीं है। और यही कारण है कि या तो यहाँ के लोग, बच्चे पलायन कर रहे हैं, और या नशा कर रहे हैं, और बुजुर्गों की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि ये मिल बंद क्यों हुई?
क्या कारण थे इनके बंद होने के, क्या मेन रीज़न क्या थे इनके बंद होने के? देखो, मिल का मेन कारण तो ट्रेड यूनियन अनरेस्ट था। मतलब मैनेजमेंट वर्सेस ट्रेड यूनियन सीपीएम हुआ करती थी, उनके कम्युनिस्ट आपस पार्टी में मार्क्सिस्ट, हैं कम्युनिस्ट पार्टी। कंपनी पार्टी। तो उनके आपस में इतने ग्रीवेंसेज हो गए थे कि मिल के मालिक ने सोचा कि मैं इस मिल को बंद कर दूं। थापर ग्रुप हुआ करता था, तो उसकी और भी कई जगह मिल चलती थी, तो उसने डिसाइड किया भी इस टेंशन को मैं दूर कर दूं। मतलब ये कह सकते हैं कि कामरेड की वजह से। कुछ भी कहिए आप, वो कामरेड से कहते हैं हम तो इंसाफ की और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ भी कहिए, लेकिन नुकसान गंगानगर की जनता को हुआ और 3000 परिवारों को हुआ। वो परिवार आज भी कोई बेचारा रिक्शा चला रहा है, कोई रेडी चला रहा है। बाबू जो थे ना कपड़ा मिल में, अकाउंटेंट थे, कैशियर थे, उनको मैंने रिक्शा चलाते हुए देखा है भाई। क्या बात सर, देखो ये मिल बंद होने का कितना, मतलब बैठे अच्छी नौकरी थी। मिल बंद होने का। सर ये बताइए कि आपने नशा, जो गंगानगर में नशा बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये कब से बढ़ने लगा है आपके हिसाब से? कब हम कह सकते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद गंगानगर में केमिकल नशा हो गया, जो ये चिट्टा कहते हैं जिसको, चिट्टा आ गया, ये कब इंक्रीज़ होने लगा? देखिए, इसका वास्तविक कारण जो है ना, वो कारण ये है, कम से कम अपन 15-20 साल पीछे जाए ना, तो उस समय सरकारी वैकेंसियाँ भी निकला करती थी, रोज़गार कुछ पैदा हुआ करते थे। आपको शायद याद होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हुआ करता था, वहाँ पर लोग जाया करते थे, अपना नाम लिखवाया करते थे, उनका नंबर भी आता था, नौकरी मिलती थी, तब तक सब कुछ ठीक रहा। ये नशा जो है ना, एक फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। जब बच्चों को रोज़गार मिलना बंद हो गया और बेचारे सिवाय नशे के किधर जाए। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ अगर समय है तो। मैं थोड़े दिन पहले केसिंगपुर से गंगानगर आ रहा था, रास्ते में एक लड़का धूप में खड़ा था, तो उसने मेरे को हाथ दिया कि अंकल जी मेरे को गंगानगर ले चलो। मैंने कहा बैठ जा भैया, तो कार में बैठ गया वो। हम रास्ते में बातचीत शुरू हो जाती, जैसे हम सफ़र हो जाते हैं। तो मैंने उसको, बेटा कहाँ जा रहा है तुम? कहीं मैं गंगानगर जाऊँ ना, मैंने पासपोर्ट बनवाना है और मैं पता नहीं कौन सी कंट्री का नाम लिया, अभी उस कंट्री में जा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा बेटा कितने भाई बहन हो तुम? तो उसने कहा मेरी बहन है नहीं कोई, मैं अकेला हूँ और माँ और बाप है। तो मैंने कहा ये तो तू बहुत अन्याय कर रहा है भी। अब तुम पिताजी तेरे और 10 साल बाद बेचारे बूढ़े हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, और तेरे को उन्होंने पैदा इसलिए किया बुढ़ापे का सहारा बनेगा तू, और तू छोड़ के जा रहा है। क्या अंकल जी बात आपकी सही है, पर मेरी बात सुन लो आप, कि मेरे पिताजी के 2 बड़े भाई और हैं, दोनों के 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। सभी ने बीएड कर ली, एमएड कर ली, डबल एमए कर ली, नौकरी नहीं मिल रही। सारा दिन पंखे के नीचे बैठे रहते हैं वो, क्योंकि खेती करना भूल गए हैं, और उनके बुजुर्ग माता पिता खेत में काम करते हैं। मैं जब वो दृश्य देखता हूँ तो कल्पना करता हूँ कि आने वाला कल जो है मेरे साथ भी ऐसा होगा। मैं सेंटिमेंटल हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि मेरे पिताजी तो धूप में काम करें, खेती करें, और मैं पंखे के नीचे बैठ के आराम करूं। सुसाइड कर लूँगा इससे बेटर ये है। तो मेरे एक मित्र था, उन्होंने मेरे को गाइड किया भी आप इस कंट्री में आ जाओ, और 3 साल अगर आपका चाल चलन ठीक रहा तो आप अपने पेरेंट्स को भी वहाँ लेके जा सकते हो। तो ये मैंने अल्टरनेटिव सोचा है। तो स्थिति ये है भी, आप एक बात सोचिए भी, हिंदुस्तान से युवा बाहर जा रहे हैं, शिक्षा यहाँ ले रहे हैं, काम वहाँ कर रहे हैं। कोई आपने ऐसा एग्जाम्पल सुना है भी वहाँ की कंट्री का आदमी कोई वहाँ शिक्षा लेके इंडिया में आके काम किया किसी ने? यही बहुत बड़ा सर मुद्दा है कि बहुत मुद्दा है। ये कि लोग बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। बिल्कुल, मजबूरी है उनकी, मजबूरी है, ये कंट्री की फेलियरनेस है। सर नशे के साथ साथ नाम आता है सर गैंगस्टर्स का, और सर बीच में तो ऐसा माहौल हो गया था कि आए दिन गैंगस्टर के फिरौती के फ़ोन आते थे व्यापारियों को, और बहुत ही अजीब सा माहौल हो गया था। फायरिंग हो रही थी, बहुत सारे बिजनेसमैन पे फायरिंग हुई, और एक डर का माहौल बैठा था। तो सर ये बताइए
कि ये एक्सटॉर्शन और ये गैंगस्टर वाला विवाद ये इतना अचानक से कैसे बढ़ गया सर शहर में, कि पहले तो ये नहीं होता था सर इतना, कि अब इन सालों में गैंगस्टर और एक्सटॉर्शन जो फिरौती का पैसा मांगने फ़ोन आते हैं जो, वो इतना कैसे बढ़ गया सर? सर आपके सवाल में मैं सवाल देता हूँ, काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन आजकल शांत कैसे हो गया? इन दिनों ऐसे घटनाएं कम हो रही हैं, ये तो मानते हो आप, एग्री कर रहे हो, ये क्या कारण है? पुलिस की कार्रवाई काहे की? मतलब उस समय पुलिस सो रही थी, आज जाग रही है। पुलिस तो वही है। तो आपके हिसाब से क्या चल रहा है ये? देखिए ऐसा है, जो गैंगस्टर हैं वो किसी न किसी बड़े पुलिस अधिकारी की शय पर सारा ऑपरेशन किया करते थे, बगैर प्रोटेक्शन के कोई काम हो ही नहीं सकता, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि धमकी दे दी आपको, पुलिस प्रोटेक्शन मिला नहीं आपको, या पुलिस प्रोटेक्शन मिला है तो सफिशिएंट नहीं है, आपकी दिन और रात की चैन खराब होगी आप, तो आप चुप करके उनको पुलिस को बगैर बताए पैसे दे दोगे आप। तो इस कारण से कुछ थम गया है भाई साहब। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, गंगानगर में जितने भी लोगों को धमकियाँ मिली थी और अब जो शांत बैठे हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि समझौता कर लिया इन्होंने, मतलब पैसा दे दिया है, समझौता कर लिया। मतलब पुलिस पे लोग मजबूरी है भाई साहब, मजबूरी है। पुलिस पे मतलब लोग विश्वास नहीं करते सर। विश्वास क्या है करें भाई साहब, विश्वास क्या है? अगर पुलिस पे विश्वास करें अपने, तो गंगानगर में नशा बिक जाए भाई साहब। मैं आपको ऐसे ऐसे ठिकाने बताता हूँ, मैं तो भी कम जानकारी रखता हूँ, मेरे से तो 100 गुना ज़्यादा पुलिस वाले जानकारी रखते हैं। सर मंगतराम सब कुछ पता है उनको। मंगतराम का एग्जाम्पल तो खैर आप ले ही सकते हो, लेकिन हर ठिकाने का पता है उनको। मतलब अगर दर्शक देख रहे हैं, मैं मंगतराम का नाम मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि पुलिस के एसपी ऑफिस में ही सीडीआर डिपार्टमेंट होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, उसमें काम करते थे मंगतराम। और मंगतराम पे आरोप लगे हैं कि वो नशा तस्करों के साथ उनके साथ काम करते थे और पुलिस को मतलब कि मुखबर को नशा तस्करों को बचाने का उन्होंने बहुत कोशिश की। और उन पे आरोप लगे, उन पे ये भी आरोप लगे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी, जो पहले बहुत गरीब घर से आते थे मंगतराम, अब 1.5-2 करोड़ रुपए की उन्होंने प्रॉपर्टी बना लिया, आलिशान बंगला बना लिया। और पूरे ऐसा लग रहा है कि पुलिस के मतलब के अंदर नशा तस्करों के साथ लोगों के लिंक है। और सर आप ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि गैंगस्टर के साथ भी लिंक हो, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं सर इसमें, है ना? अब आप देखो एक बात, 3-4 दिन पहले की घटना है गोल बाजार की। एक दुकान पे कुछ असामाजिक तत्व पथराव करते हैं, दुकान के शोरूम के सारे शीशे तोड़ देते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरे बोलते हैं कि ये पहले आए थे शराब के ठेके पे, वहाँ से इन्होंने बियर मांगी, ठेके वाले ने 150 रुपये बियर के मांगे, तो उन्होंने कहा भी ज़्यादा हैं, तो उनसे बहसबाजी हुई, वो बगैर बियर लेके चले गए। जाने के बाद थोड़ी देर बाद उनको खुशकी आ गई, तो वहाँ आ गए, तो शराब का ठेका और जिस पे पथराव हुआ है वो बिल्डिंग बिल्कुल पास पास है, तो उन्होंने सोचा भी ये बिल्डिंग इनकी होगी, तो उन्होंने पथराव कर दिया। और 12:30 बजे रात को शरेआम शराब बिक रही है। और बाज़ार के लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर रात पूरी हाँ हूँ होती रहती है। और उसकी लोकेशन पता है क्या है भाई साहब? सिर्फ चंद कदम दूरी पर पुलिस का कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम के बिल्कुल सर आप पुलिस का तो पुलिस तो सर खुद शराब लेते हुए दिख रही है, वीडियो वायरल हो रही है, ठेके से शराब ले रहे हैं। वही तो बात है कि रात को वैसे ही, पर अच्छी बात मुझे ये लगी कि वैसे ही लाइन में लग के ले रहे हैं वही छेद से ले रहे हैं जिस छेद से लोगों से लेते हैं, कोई उसमें भेदभाव नहीं किया। पुलिस आई, आराम से अपनी शराब ली और चुपचाप निकल गई। सर कम से कम कुछ तो अनुशासन होना चाहिए पुलिस वालों में। आज अगर कोई पुलिस वाला अगर मोटरसाइकिल चलाता है बगैर हेलमेट लगा के चलाता है, तो ये गलत मैसेज आता ही है भाई साहब। और शराब की दुकान पे मोरी में से कोई पुलिस वाला शराब लेता है, तो कितना गलत मैसेज आता है भाई साहब। यानी कि इससे ये होता है भी पुलिस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है भाई साहब।
कौन जाएगा पुलिस के पास शिकायत करने? ये पुलिस तो खुद ही शराब ले रही है वर्दी में। सर अभी अपन चर्चा करते हैं जो अभी हाल ही में एएन वर्सेस विधायक के बीच में मारपीट का जो कांड हुआ है। एक सर बहुत कंफ्यूजिंग मामला ये भी है कि विधायक कुछ और आरोप लगा रहे हैं, एएन अलग आरोप लगा रहे हैं। जो सबसे पहली खबर आई थी मेरे पास तो यही खबर आई थी कि विधायक के साथ मारपीट हो चुकी है और विधायक ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद 3 गिरफ्तारियां हुई और अगले दिन उनको पेश किया गया मैं एसडीएम के सामने और एसडीएम ने बेल जमानत दी और हाथों हाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एएन जगनलाल भैरवा ने ये बोला कि मुझे विधायक ने मारा है और विधायक के साथ साथ उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी मारा है और उन्होंने निशान दिखाए, उनकी आंख फूटी हुई थी। तो सर इसका मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सर पूरे राज्य की जो राजनीति थी इस पे आ गई थी, क्योंकि विधायक के साथ जब मारपीट हुई थी तो अशोक गहलोत जो पूर्व सीएम उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि बीजेपी के कार्यकाल में अधिकारी विधायकों पे हाथ उठा रहे हैं तो विधायक ही सेफ़ नहीं है तो आम जनता क्या सेफ़ होगी। और उसके बाद अशोक गहलोत ने ही बोला कि एक दलित समुदाय से आने वाले अधिकारी के ऊपर उसके साथ हाथापाई होना और उसके साथ ऐसा बर्ताव होना सही नहीं है और ये इंडिया लेवल पे मुद्दा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने पेज पे भी ये मुद्दा डाला था। क्या लगता है सर, आप तो पूरा इसमें पूरा डिटेल्ड में आप इस फील्ड में रहते हैं और आप पूरा अच्छे से आपको क्या लगता है सर, क्या मेन कारण है, क्या लगता है क्या कारण हुआ होगा इस लड़ाई झगड़े का और किसने किसको मारा है, क्या लगता है सर आपको? देखिए, बेसिकली दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विधायक कह रहे मेरे को मारा, बैरवा कह रहे मेरे को मारा और दोनों अपनी चोटें दिखा रहे हैं, ये भी सच है। वास्तविकता क्या है वो बात तभी सामने आ पाएगी जब सीसीटीवी फुटेज जनता के सामने आएगी। विधायक सेवा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे निश्चित रूप से, उनमें फुटेज भी होगी और वो फुटेज सच को बयान कर सकती है, हकीकत में क्या हुआ, किसका क्या दोष है, किसने मारपीट की, किसने पहले आक्रमण किया, सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से ये तो एक अलग घटना है, इससे हट के मैं कह रहा हूँ, मैं इस शहर को एल&टी ने बहुत बर्बाद किया है। पिछले 9 साल से एल&टी ने इस शहर में जितना भी निर्माण कार्य किया है उसमें ना तो गुणवत्ता है और ना ही कौशल कारीगरों द्वारा वो निर्माण किया गया है। मतलब कि बन रहा है और हाथों हाथ खराब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आने वाले नासूर बनेंगे आने वाले समय में। और मैं एक बात और कहता हूँ, आज एल&टी के खिलाफ लोगों ने झंडा उठा लिया। मैं सवाल कहता हूँ कि 2017 में शायद एल&टी ने गंगानगर में काम शुरू किया था। उस दिन से पता नहीं किनका इन पे ऊपर आशीर्वाद है, उस दिन से ये अपनी मनमर्जी से घटिया निर्माण कार्य कर रहे हैं और किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। मतलब सर ये कह सकते हैं इसमें पैसा खाया जा रहा है पूरी रूप से। मैं बताऊं आपको भी यहाँ तक किस स्तर पे खाया जा रहा है, ये बड़ा एक अजीबोगरीब है। स्थानीय स्तर के नेताओं से बात की जाती है, भी आप चुप क्यों हो, कहते जी एल&टी कंपनी है, ऊपर से इनको आशीर्वाद है। आशीर्वाद का मतलब है ऊपर पैसा पहुँचता है। अब ऊपर पैसा पहुँचता है, नीचे पैसा पहुँचता है, ये बात इतनी अजीबोगरीब है कि गंगानगर का भविष्य एल&टी ने अंधकार में बना दिया है भ्रष्टाचार के कारण। और मैं एक बात और बताता हूँ, वक्त आने दो, गंगानगर में सीवरेज फेल होगा और जो पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं बगैर लेवल, ये बिहारी जो होते हैं ना, जो अनक्वालिफाइड आदमी होते हैं, उन्होंने बस रख दी उसको, कोई लेवल चेक नहीं, कुछ नहीं है। आने वाले समय में एल&टी जो है वो गंगानगर को बहुत बड़ा दर्द देके जाएगी। ये आज तक के इतिहास के सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो सिद्ध है ही है, इसको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में गंगानगर की जनता एल&टी का दुखड़ा रोया करेगी, ये मेरा दावा है। सर एएन वैसे जगनलाल भैरवा का थोड़ा सर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि
आरोप जो नए दर्शक देख रहे हैं, आरोप के कहानी के हिसाब से मैं अगर बताना चाहूँ कि जयदीप बिहानी ने ये आरोप लगाया है जगनलाल भैरवा पे, एएन जो RUIDP के हैं, कि जगनलाल भैरवा को उन्होंने ऑफिस बुलाया था। इससे एक दिन पहले RUIDP के ये जो कांड हुआ है, इससे एक दिन पहले पुरानी आबादी क्षेत्र में एक इंजीनियर को कैद कर लिया था, बंदी बना लिया था, क्योंकि पानी की समस्या आ रही थी और रात के 2 बजे तक प्रदर्शन चला था। और उसके बाद विधायक सेवा केंद्र में ये मीटिंग होना, और विधायक का कहना है कि मैंने 10 बजे का टाइम दिया हुआ था, 11:30 बजे तक कोई नहीं आया। जैसे मैं गाड़ी में घुसा तो जगनलाल भैरवा और शहनवाज आ रहे थे, और जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपने काम नहीं करना क्या, आपको शहर में विकास नहीं करना, तो जगनलाल भैरवा ने उन पे हाथ उठा दिया। ये बिहानी जी का पक्ष है। और दूसरा पक्ष जगनलाल भैरवा का ये है कि हमें 11 बजे का टाइमिंग दिया गया, विधायक सेवा केंद्र में बुलाया गया, और जैसे हम विधायक सेवा केंद्र में गए तो विधायक ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। तो सर अब आप कह रहे हैं CCTV, सर मैं उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, उसी कैंपस में मैं रहा हूँ, और उस कैंपस में हर जगह CCTV है। सोचने वाली बात यह है कि सर मतलब इतना बड़ा कांड हो गया, वहाँ पे कितने लोग, कितने कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे, एक भी CCTV, एक भी कैमरा की रिकॉर्डिंग मारपीट वगैरह की नहीं आई। तो सर एक क्वेश्चन मार्क तो आता है कि अभी तक CCTV फुटेज क्यों नहीं आई, कि अगर बिहानी विधायक पर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने हाथ उठाया, तो विधायक के कैंपस से कोई ना कुछ तो CCTV आनी चाहिए थी। इस पे आपका सर क्या कहना है? सर बेसिकली तो अब ये CBI का इन्वेस्टिगेशन का मैटर बन चुका है, और अगर CBI अगर अब भी वो CCTV का जो फुटेज है प्राप्त नहीं कर पाती है तो ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। सर अभी विधायक जी के बगैर इस CCTV के कैमरे के सच्चाई प्रमाणित करना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। दूध का दूध, पानी पानी तभी होगा जो CCTV के कैमरे की फुटेज, या फिर ये भी ठंडे बस्ते में चल जाएगा मामला, या ठंडे बच जाएगा। सर विधायक जयदीप बिहानी की बोली पर, जो उनके बात करने का तरीका है, उन पर शहर के लोग बहुत सारी बातचीत करते हैं। अभी उनकी वायरल हुई हैं, ऑडियोज़ भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं जिसमें वो बातचीत कर रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि सर ये बिहानी जी की जो कार्यकाल है, और बिहानी जी जिस तरीके से बात करते हैं, क्या सही में वैसे व्यक्ति हैं? आप भी उनसे मिले हैं क्या? उनके कार्यकाल, उनके जो काम करने का तरीका क्या वैसा ही है? सर आम जनता तो जाते हुए डरती है बिहानी जी के पास। मैं लोगों से पूछता हूँ तो उनके वो काम भी होता है तो कहते छोड़ यार क्या जाना। तो सर इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो चीज़ें सामने आई हैं वो यही आई हैं कि बिहानी जी आक्रामक लिहाजे से बात करने के आदी हो चुके हैं। कोई भी पीड़ित पक्ष उनके पास जाता है तो उनकी बात को ध्यान से सुनना और उसको सहानुभूतिपूर्वक उसके काम को करवाना, ये एक विधायक का दायित्व होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर बातों में ही आपको ठीक कर देता है। तो इस प्रकार से अगर कोई पीड़ित विधायक के पास जाता है, वो विधायक उससे कोई गलत लहजे में बात करता है, तो बेचारा ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो बिहानी जी को निश्चित रूप से इस बात पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये उनके राजनीतिक भविष्य का सवाल है। अगर ऐसा चलता रहा तो जनता जो है उनको नापसंद करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनके लिए भी ये सोचना चाहिए, अगर राजनीति में लंबी दूरी पर चलना है तो अपन को इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, और हर जगह इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। आज भी अगर बिहानी अपने आप को बदलना चाहें तो कौन रोकता है उनको? सर सोचने वाली बात यह है कि अब शहर के वासियों को बिहानी जी की बोली से दिक्कत आ रही है, पर सर हम जितना जानते हैं, मैं उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, बिहानी जी की बोली तो शुरुआत से ऐसी है। जब मैंने पहली बार बिहानी जी को देखा था, मैंने इससे पहले बिहानी जी का इंटरव्यू किया था, बिहानी जी वैसे ही बोल रहे थे जैसे आज बोलते हैं। सर इसमें यह भी कह सकते हैं हम कि शहर के जो लोग हैं, वोट इस बार जो वोट डाला है, इस बार बिहानी जी को वोट डल गया है, पर वो बिहानी जी को जानते नहीं थे, बिहानी जी की बोली को नहीं जानते थे कि वो कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं। लोगों ने वोट दिया
और जैसे ही लोग उनके पास गए काम करवाने, तो उनको बोली का एक्सपोजर तब आया कि लोगों को पता चला कि बयानी जी की लैंग्वेज इतनी ऐसी है। और सर मैं ये भी मतलब अपने दोस्तों को जब हमारी जब बातचीत होती है तो मैं ये पूछता हूँ कि कहते बोली ख़राब है, बोली ख़राब है। मैंने कहा सर वो भी तो अपने शहर की बोली है अपने शहर में ही तो वो बड़े हुए हैं, अपने शहर समाज में ये बातें होती हैं, समाज में से ही तो, अपने समाज से ही तो निकले हैं। ऐसा तो है नहीं कि सर वो कोई अफ़गानिस्तान से आए हैं, अपने शहर में ही रह कर उन्होंने अपना पूरा बचपन, अपनी पूरी जवानी यहाँ पे रहे हैं। तो ये जो भाषा है ये हमारे शहर की भाषा है, जो रेप्लिकेट होकर हमें दिखने को मिल रही है, और ये हमें सुनने को मिलता है तो हमें गलत लगता है। पर क्या पता हम भी किसी ना किसी के साथ ऐसे बात कर रहे हो। बाकी सर गौड़ साहब का कार्यकाल की हम बात करते हैं। इससे पहले, बयानी जी से पहले राजकुमार गौड़ का कार्यकाल था, वो आपको कैसा लगा सर? क्या आपके हिसाब से वो कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, राजकुमार गौड़की जी की बात करें तो वो इस शहर के एक अच्छे विधायकों में माने जाते हैं। उनका बोलने का लिहाजा, उनकी विनम्रता काबिल तारीफ़ है। और इसके साथ साथ उनकी जो प्रशासन पे पकड़ है, वो मैंने आज तक किसी दूसरे विधायक की इतनी मजबूत पकड़ नहीं देखी है। आपको, आप विश्वास नहीं करोगे कि राजकुमार गौड़ का आदेश, मैसेज नहीं आदेश हुआ करता था, प्रशासन उसको मानने के लिए मजबूर हुआ करता था। इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं। इनका ये इम्प्रेशन हो सकता है कि ये अशोक गहलोत के ख़ास नज़दीकी हैं, या कोई और वजह हो सकती है। लेकिन जो व्यवहार खुद का है वो तो एक्सपोज होता ही होता है। आज मेरे पे चाहे मोदी जी का आशीर्वाद हो जाए, लेकिन व्यवहार तो मेरा ही काम करेगा ना। तो बेसिकली जहाँ तक उनके व्यवहार की बात है, 100 में से 100 नंबर देने के काबिल हैं वो। और उसके बाद में विकास की बात है, उनका विकास, उनके कार्यकाल में शहर की बहुत सड़कें बनी हैं, लेकिन उनका विकास कुछ हद तक विवादों के चक्कर में फंसा, जिसके कारण इन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने का साहस नहीं किया। क्या विवाद सर? क्या विवाद में, क्या थोड़ा एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल यही है भी, जैसे गंगानगर में विकास होता गया तो जो सड़कें बनती गई, उनकी जो कुछ ही छोटे समय में टूट गई, तो गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठे। सड़कों की गुणवत्ता को, या निर्माण जितने भी हुए उनकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे। और जब सवाल उठते हैं तो संदेह के घेरे में विधायक आता ही आता है। सर राजकुमार गौड़ के कार्यकाल में मामा भांजा का एक शब्द बहुत चला था सर, जिसमें कहा जा रहा था कि जो सुनील पहलवान जी हैं, जो उनके भांजे लगते हैं, उनका बहुत रोल रहा है थानों में, कचहरियों में। जो थाने अगर कोई होता था, थाने में सबसे ज़्यादा दबदबा रखते थे पहलवान जी। तो ये कितना सच है कि सर क्या मामा भांजा का जो शब्द आया था उस अभी पिछले जो कार्यकाल में, वो क्या सही में मामा भांजा, क्या सही में भांजा का इंटरफेरेंस था गौड़ साहब के कार्यकाल में? देखिए, जब भी किसी का कोई शासनकाल होता है तो उसका जो नज़दीकी होता है या जो कोई विश्वसनीय होता है, उसको वो एक पावर अटर्नी देता है। तो वैसे ही जितने भी थाने थे वो राजकुमार गौड़ जी ने सुनील जी के हैंडओवर कर लिए थे। अब उन्होंने उनका कैसा उपयोग किया और कैसा दुरुपयोग किया, वो सारा कुछ अपने सामने है। आपके हिसाब से सर क्या उपयोग हुआ, क्या दुरुपयोग हुआ? आपके हिसाब से आपने तो पत्रकारिता की है, और आपने सर एक सबसे बढ़िया बात मुझे आपकी ये लगती है कि आपने लिखा अवती, सच लिखने का जुनून। अब तो आप सच बताइए सर, आपको क्या लगता है कि क्या दुरुपयोग हुआ, क्या सच्चाई में, क्या असली में अच्छे काम हुए? क्या आपके हिसाब से क्या होगा? नहीं, ये बात तो चर्चा में है ही है, और सिर्फ चर्चा में नहीं है, सच्चाई भी है कि थानों में बगैर पहलवान के FIR लॉन्च नहीं होती थी। FIR ही नहीं होती थी, ऐसा एक मैसेज पब्लिक में था। और पूरा हस्तक्षेप था इनका, पहलवान जी का, और उनके बगैर किसी थाने में पत्ता भी नहीं हिलता था। ये बातें थी, और ये बातें राजकुमार गौड़ के आशीर्वाद के कारण थी। उन्होंने उनको पावर अटर्नी दे रखी थी,
और वो उन्होंने पावर अटर्नी का कितना सदुपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया, वो तो वो जाने ना। लेकिन वो दुरुपयोग जो हुआ है वो राजकुमार गौड़ के खाते में जाएगा। और मैं एक बात कहता हूँ कि राजकुमार गौड़ जी ने ये बात कहते हैं, उसके समर्थक भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत विकास कार्य करवाए, करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं और करवाए भी हैं, हकीकत भी है। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ, फिर दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं की उस चुनाव में? ये मेरा एक सवाल है। क्योंकि पिछली बार वो निर्दलीय लड़े थे, अगर इस बार टिकट नहीं मिली तो वापस निर्दलीय खड़े हो सकते थे। निर्दलीय लड़े थे और जीत गए थे, और अब तो उनके खाते में वो जैसा वो कहते हैं सो कार्ड भाई इतने हमने विकास कार्य करवाए हैं, तो उसका क्रेडिट तो उनको मिलना था, फिर भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तो इसका कोई रीज़न तो होगा ना इसका कोई। सर जब गौड़ साहब का कार्यकाल चल रहा था तो विपक्ष में कांग्रेस ही दिखती थी, क्योंकि गौड़ साहब थे और इधर चांडक थे। और अशोक चांडक की अगर हम जर्नी देखें कि सीधा ही एज अ पैराशूट कैंडिडेट वो आए, सीधा ही उन्होंने टिकट लेके चुनाव लड़ लिया, पहला जिसमें गौड़ साहब जीते और दूसरे चुनाव में बिहानी जीते। क्या सर पहला, चलो मैं ये मानता हूँ कि चलो पहले पैराशूट कैंडिडेट थे, सीधा उन्होंने टिकट मिली थी, 5 साल उनको लोग पहले एक्सेप्ट नहीं किया, पर 5 साल उन्होंने काम किया, नगर परिषद में वो एक्टिव रहे और जन सुनवाई की, लोगों की समस्याएं पूरी जानी, और उसके बाद भी नहीं बने वो। ऐसा क्या है सर लोगों में चांडक की छवि को लेकर कि लोग क्यों नहीं पसंद करते सर चांडक को? देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, चांडक जी ने यानी कि मैडम चांडक ने निर्दलीय होने के बावजूद, बिना किसी पार्टी की सपोर्ट के बावजूद जितने मत लिए हैं भाई साहब, वो अपने आप में एक इतिहास है। अगर उनके पास टिकट होती तो उनकी जीत में कोई संदेह नहीं था। कांग्रेस की टिकट होती तो कोई भी टिकट होती मैं कहता हूँ। ये यहाँ पता है क्या होता है, जो गैप रह जाता है ना वो टिकट का रह जाता है। मान लो मैं 20,000 वोट से पीछे हूँ, बीजेपी के 20,000 वोट मेरे को आगे मैं जीत गया, या कांग्रेस के वोट आगे मैं जीत गया, टिकट जो कोई मर्जी हो। विचारधारा तो ख़त्म होगी राजनीति में आजकल, विचारधारा तो राजनीति में ख़त्म होगी आजकल। विचारधारा की बात करें तो राधे श्याम जी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, छलांग मार के बीजेपी में आ गए और बीजेपी में आगे जीत गए। तो सर एक बात बताइए सर, जैसे अब इस बार अंकुर मिगलानी को टिकट मिली और इसका बहुत बड़ा फैक्टर ऐसे कहा जाता है कि उस टाइम पे जयदीप बिहानी जी को टिकट मिलने का बहुत बड़ा दावा हो रहा था, पर तब तक मिली नहीं थी। तब अरोड़ा समाज ने, जो गंगानगर का बहुमूल्य समाज है जहाँ पे आबादी अरोड़ा समाज की ज़्यादा है, उन्होंने बड़ी सभा की और कहा कि सभी अरोड़ा समाज एक साथ आएगा अगर किसी भी अरोड़ा समाज के व्यक्ति को टिकट दी जाती है। तो बीजेपी में बहुत सारे लोग थे जो अरोड़ा समाज के थे और जो टिकट मांगते थे, और कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग थे, कांग्रेस ने टिकट दी। किसी टाइम पे सर बाबूजी थे, बाबूजी को लगातार समाज ने वोट दे के बनाया, और किसी टाइम पे सर अब मिगलानी जी है कि समाज का बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा कि एकजुट है। ऐसा क्यों सर? आपको क्या लगता है कि क्या समाज, अरोड़ा समाज है जो बहुमूल्य है, जो जिसका सबसे ज़्यादा वोट है, क्या वो बढ़ चुका है क्या? और ये अच्छी बात भी है कि शहर में जातिवाद की राजनीति ख़त्म हो चुकी है, क्या लगता है सर आप? देखिए जातिवाद की राजनीति तो हिंदुस्तान में रोम रोम में बस चुकी है, ख़त्म होएगी नहीं। कोई पार्टी टिकट भी देखती है वहाँ पर कौन सी जाति का बहुल है, ठीक है जी। अब सवाल ये है भी अपन बात कर रहे हैं अंकुर मिगलानी जी की। अंकुर मिगलानी जी के बाद एक बहुत शानदार मौका आया था समाज को और पार्टी को एक बढ़िया लीडरशिप देने का। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे समाज ने ऐलानिया तौर में कह दिया था कि अगर आप अंकुर मिगलानी को टिकट दे दोगे तो हम ये भूल जाएंगे हम बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, पूरा समर्थन करेंगे। और लोगों ने सपोर्ट किया भी। देखो 100% तो समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन सपोर्ट किया भी है लोगों ने। अंकुर मिगलानी जी एक्चुअली क्या है, राजनीति के साथ साथ जो है ना अपने समाज की दलगत राजनीति में उलझ गए। वहाँ पर क्या गुटिज्म बन गए, सारी बातें हो गई, इनको समझाया,
भी आपकी हाइट अब जो है ना एमएलए स्तर की बन गई है, इस बार चुनाव हार गए तो क्या हुआ, अगली बार मौका मिलेगा आपको, तो ये जो विवादित मैटर है ना इसको ख़त्म करो। लेकिन वो नहीं कर पाए, और जिस कारण से लगातार उनकी छवि जो है ना एक समाज के एक गुट विशेष का प्रतिनिधित्व के रूप में बन गई, और जिलाध्यक्ष भी चली गई। समाज में भी आज उनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं। तो ये सारी स्थिति मिला के उन्होंने अपना कैरियर जो है ना उस पर क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा दिया है। जबकि यदि वो चाहते तो जैसे ही उनको ये कबूल कर लिया था समाज ने कि आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, तो उनको समाज की राजनीति से अलग हो जाना चाहिए था और शहर की राजनीति में आ जाना चाहिए था। यहाँ ये गलती कर गए, या उनके जो शुभचिंतक है उन्होंने नहीं समझा पाए, ये गलती हो गई। नहीं तो इनका भविष्य बहुत उज्जवल था, ऑनेस्ट हैं, चरित्रवान है, सारे गुण हैं इस आदमी में। लेकिन क्या होता है, एक गलती की सज़ा जो है ना कई सालों तक भुगतनी पड़ती। सर आज आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और इतनी बातचीत की। और अंत में सर यही पूछना चाहता हूँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन रहेंगे सर। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आप आहुति का क्या भविष्य देखते हैं, क्या सोचते हैं आप कि आहुति कैसा रहना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है सर, गंगानगर का भविष्य कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है कि गंगानगर का आने वाला समय कैसा होगा। देखिए, जहाँ तक सवाल आहुति का है, मेरा संकल्प ये है कि अपने जीवन के आखिरी सांस तक आहुति को बंद नहीं होने दूंगा, और किसी से भी कोई समझौता नहीं करूंगा, किसी के आगे झोली नहीं पहनाऊंगा। अपनी जेब से खर्च करके कोशिश यही रहेगी कि समाज की आवाज़ को बुलंद करूं मैं। और इसके लिए मैं आहुति को एक और रूप देना चाहता हूं। उसके लिए अमृतपाल जी आपसे भी मैं मार्गदर्शन लूँगा कि मेरी इच्छा ये है कि एक अनाउंसमेंट किया जाए कि एक टाइम, जैसे शाम को 5 बजे का टाइम फिक्स कर दिया है, शहर का कोई भी शख्स जो है जो पीड़ित हो, अपनी बात को हायर लेवल तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहता है, तो हमारे स्टूडियो में आए, हम उनकी आवाज़ को बड़ी बुलंदी के साथ उठाएंगे, प्लस न्याय दिलाने के लिए हर प्रकार का उनको सहयोग करेंगे। ये एक मिशन चलाने की मेरी इच्छा है। आहुति चलती रहेगी, और इसके साथ साथ जो हमारा ये मिशन है, ये भी ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर पूरा होगा। और मैं एक वायदा करता हूँ कि मेरा बाकी जीवन आहुति को समर्पित है, या दूसरे शब्दों में मेरा जीवन मेरे पिताजी की आहुति को समर्पित है। यही मैं कहना चाहूँगा। सर शहर का भविष्य कैसे देखते हैं आप। देखिए, हमारा शहर जो है ना, इसमें सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि यहाँ के नेताओं में आपसी द्वेष कह दो या रंजिश कह दो, ये लफ्ज़ बड़े हल्के लगते हैं, लेकिन अंदर की बातें यही हैं। स्वीट कोटेड बात जो मर्जी कह लो, एक नहीं होते। ये किसी मुद्दे को लेकर के, जनहित के मुद्दे को लेकर के एक नहीं होते हैं। आज इस शहर के जितने भी जनता के संबंधित मुद्दे हैं, उनको लेकर के एक आवाज़ उठाता है नेता, और बाकी सारे के साथ से नेता दुबक के बैठ जाते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। लड़ाई जो होती है, आज मैं एक बात कहता हूँ, अगर आज कोई इशू है, जैसे गंदे पानी का इशू है, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले उछला करते थे, जब सरकार वहाँ बदल गई तो इधर उछलने लगे। तो इस प्रकार की गंदी राजनीति ना हो करके एक टारगेट हमारा ये होना चाहिए भी हमें गंदे पानी से जनता को मुक्ति दिलानी है। इसी प्रकार की और समस्याएं हैं। आज L&T है भाई साहब, मैं दावे के साथ कहता हूँ L&T के खिलाफ पूरे शहर से बददुआएं निकल रही हैं, और मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि L&T के खिलाफ जितना विरोध होना चाहिए, जितना इन्होंने लूट मचाई है, जितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जितना इन्होंने शहर की
तहस नहस की है, उसको देखते हुए नेता भी खामोश है। 2017 में जब L&T ने निर्माण कार्य शुरू किया था, उसके तुरंत बाद ही घटिया निर्माण सामग्री लगनी शुरू हो गई थी। कोई नहीं बोला, 9 साल तक कोई नहीं बोला मेरे मित्रों, 9 साल तक कोई नहीं बोला। एक दूसरे को मुंह ताकते रहे, मैं क्यों बोलूँ वो बोले, मैं क्यों बोलूँ वो बोले। जब तक ये प्रवृत्ति ख़त्म नहीं होगी तो गंगानगर तो बेचारा था, बेचारा है और बेचारा ही रहेगा। तो आज सर आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। और सर सबसे बेस्ट बात मुझे आपकी ये लगती है कि सर आप मिशन पे हैं। सर हमारे मास कम्युनिकेशन में ये सिखाया जाता था कि एक होता है पैशन, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है मिशन। और हमें ये बताया जाता था कि आपने एज अ मिशन की तरह ही इसको लेके जाना है। अगर आप प्रोफेशन में आ गए, अगर आप पैसा कमाने के सोचने लग गए तो आपका पत्रकारिता ढंग से नहीं चलेगी। अगर आपको पैसा कमाना है तो बहुत सारे धंधे हैं, बिज़नेस कर सकते हो आप, बहुत बड़े बड़े आप धंधे कर सकते हो। तो सर सबसे बड़ी बात ये है कि सर आप इस उम्र में आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं सर, आप खबरें दे रहे हैं। और बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वेट करता हूँ सर आपके अखबार का, कब आपके अखबार आए। और मैं जैसे अखबार आते हैं मैं सबसे पहले अखबार पढ़ता हूँ। और अब लोग पूछते हैं खबरें कहाँ से लेते हो, सर खबरें मैं आहुति से लेता हूँ, अखबारों से लेता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ। और सर थैंक यू सो मच, आप ये काम कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच सर, आज आप आए और आपने इतना टाइम निकाला और आपने बात डिस्कशन की। और सर हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे ये जो डिस्कशन है ये होती रहे, जो शहर के मुद्दे हैं इस पे हम बातचीत करते रहें, ताकि लोग भी अवेयर हों, लोगों को भी पता चले कि क्या सच्चाई है, कितना लोग देख पाएँ कि क्या सच है क्या झूठ है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। आपने अभी तक अगर आपने ये पॉडकास्ट देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस पॉडकास्ट को और आपकी प्रतिक्रियाएं बताएं, कमेंट में आप अपने बताएं कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट। और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब से जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ये बढ़ेंगे और इससे क्या रिकमेंडेशन जाएगी और इससे हमें भी हौसला मिलता है काम करने का। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने देखा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।